व्यक्ति है, उसने एक सिंगल इंडिविजुअल कंपनी भी अकेला भी सोलोमन एंड सोलोमन का हमने LLB में पढ़ा था, कंपनी बनाई उसने, वो जूते काटता था तो उसने कहा मैं अकेला बना सकता हूँ। हाँ, अकेला भी बना सकता है, लेकिन कंपनी बनानी जरूरी है। कंपनी बनाओ, कंपनी बनाने के बाद में सरकार से रजिस्ट्रेशन और वो करो, चाबी उसमें रखे। तो आम जन के पास तो प्रॉपर्टी थी, उसके पास तो कुछ भी नहीं था, हाथ पैर थे उसके पास। सब कंपनी वालों के पास में हाथ पैर के सिवाय कुछ नहीं है। जमीन भी किसी और से दिला रहे हैं और भी किसी और से कर रहे हैं। ये सारा ढांचा होकर के सब इनकी नजर बैंक पे गई और बैंक से इन्होंने अपना कानून बनाया, कानून लेकर के इस तरीके से लिक्विडिटी का कर दिया। तो हमने ये कहा कि कॉर्पोरेट वे कंपनियों हेतु तो बैंक में एक्सेस अनलिमिटेड है, असीमित है, और इनके लिए लिमिटेड है। क्यों? ये वर्ग है। अब ये कंपनी क्यों बनाई, किस लिए बनाई, ये हमारे लिए बड़े एक चिंतन के विषय है कि भाई ये ढांचा किसने खड़ा किया और इसकी नीड क्या थी। आपको देखना तो पड़ेगा, मुझे ही दे देते भाई मैं ये काम कर रहा हूं, लेकिन नहीं, आप थ्रू प्रॉपर चैनल ये है कि इस कानून का सिस्टम और इसके हिसाब से आप आइए, वरना आपको बैंक के अंदर किसी प्रकार का नहीं हुआ। फिर हमने ये सोचा कि भाई खेती जब आम जन की जीवन रेखा है तो उसमें लिक्विडिटी कर देते, तो खेती पे खर्च कर देते। भाई आप इंडिविजुअली नहीं देते, किसान मजदूर ऐसे नहीं देते, तो खेती पे खर्च कर देते। खेती पे खर्च करने का मतलब ये था कि जैसे ग्रीन बॉक्स का था, ये जो सब्सिडी वाला कंसेप्ट है ग्रीन बॉक्स का, तो आप उसमें रिसर्च में, डेवलपमेंट में, जमीन लेवल करने में या इनको ट्यूबवेल खोदने में इस तरह की कोई कर देते, लेकिन नहीं, कुछ नहीं किया। अब ये क्यों नहीं किया, इसको केंद्रित अपने बात करेंगे कि भाई आखिर ऐसा ढांचा क्यों बनाना पड़ा हमें। जो बैंक में पैसे थे उसको लेने के लिए लिमिट बांध दी हमारी, तो उनके कर दी। अच्छा, रिकवरी में भी सिस्टम, वन टाइम सेटलमेंट। ये ईर्ष्या का सवाल नहीं है, लड़ाई का सवाल नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि वर्ग या आमजन, किसान मजदूर ये वर्ग है या आमजन है, इनको बैंक के अंदर एंट्री के अंदर लिमिटेड किया गया। और कंपनी बनाने वाला जो हवा में था, टोटल कागज थे उसके पास में, मेमोरेंडम बना दिया उसने, इसमें आरटी एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स बना दिए, नियम बना दिया कि हमारा ये लोग होंगे, इस तरीके से हम ये लोग काम करेंगे और ये ढांचा होगा हमारा। तो मैं ये सोचने लगा कि मैंने कहा यार ये इतना बड़ा तंत्र है तो इसमें क्यों नहीं हो पाया, जैसे कि आप सीधा ही खाते में डाल देते। भाई आज की तारीख में तो बिल्कुल संभव है। पहले मान लो आप कैसे जाते क्या करते, आज की तारीख में जब आप हमारे को सर्विलेंस में है, हमारे सारे डेटा आपके पास में है, तो आप ये खाते में तो डाल रहे हो, किसान के खाते में, वो भिकमंगी वाला बिजनेस है वो तो आप कर रहे हो, लेकिन वो जो माल है मुख्य रूप से जिसके ऊपर आपने कानून बनाकर एक ऐसा सेटअप खड़ा कर दिया, तो ये कानून बनाने का, क्या वाकई इस कानून को हम बहुत गलत मानते हैं? कहने के लिए हम कह सकते हैं यार इनसे कौन रिकवरी करेगा, ये पकड़ वापिस पैसे ही नहीं देंगे, मजदूर खा के पे जाएगा। हमने ये मुद्रा लोन और ये जो है स्वनिधि लोन किया, इसके अंदर ये गड़बड़ कर देंगे, तो वहां बड़ी गड़बड़ होती है, यहाँ छोटी गड़बड़ होती है। उन्होंने तो किया है ना बहुत बड़ा, आपने पहले ही उनको तो छूट दे दी कि चलो इसको माफ किया। वन टाइम सेटलमेंट और एक है जो है आपका LT है, मतलब ट्रिब्यूनल है वो, जो कंपनी लॉ का ट्रिब्यूनल LC ट्रिब्यूनल लिमिटेड कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वो। तो हाँ, NC नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT के नाम से एक संस्था बनाई इन्होंने। संस्था बना करके कहा कि भाई तुम्हें यदि पैसे वैसे नहीं देने, गड़बड़ है, कंपनी फेल हो गई, तो आप ऐसा करो NCLT में चले जाओ। NCLT में लोग गए तो NCLT वाले ने कहा यार तू तो फेल हो गया, के साहब मैं तो फेल तो हो गया, अब क्या करें कि ऐसा कर तू 97% तो माफ कर रहे हैं, ये फैक्ट्स हैं, डेटा है जो मैं बात कर रहा हूं, 97% तो तेरे माफ कर देते हैं, 3% तू जमा करा दे और तेरा पीछा छोड़ देंगे। NCLT का फैसला आ गया। सिंगापुर में इनके ऑफिस हैं, बड़े बड़े वकील लगते हैं, आ गया, किसी का 50% पे फ्री कर दिया, किसी को 70 पे कर दिया, किसी को 97 तक के डेटा भारत की NCLT के हैं।
अब उसने क्या किया कि 3% जमा करा करके अपने भांजे भतीजे के लिए वापस ले ली उसी को, कंपनी को। यानी 1 करोड़ रुपए थे जिसमें से 97 लाख रुपए आपके माफ हो गए, 3 लाख रुपए जमा कराए, 3 लाख में कंपनी रिवाइव हो गई। ये सिस्टम भारत का है। वन टाइम सेटलमेंट किया इन्होंने कि यार तेरे से पैसे नहीं दिए जा रहे हैं तो तुम बैठ, टेबल के सामने बैठ, चाय कॉफी पीते हैं कि यार कितने में होगा, कितने में होगा। ये जो ढांचा बनाना, एनसीएलटी सिर्फ कंपनी के लिए है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। हमारा कोई ट्रिब्यूनल नहीं, वर्ग के लिए ट्रिब्यूनल, किसान का भी ट्रिब्यूनल बन लेता, मजदूर के भी ट्रिब्यूनल बन लेता, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं इन मैटर को। और जो अंदर धन पड़ा है, जो इसमें अंदर टैक्स का ये ढांचा है कि हम लोग 63% देते हैं। ये जो किसान, ये वर्ग और ये जनता, ये है ना, कुल टैक्स का 63% रेवेन्यू हमारा, 3% कॉर्पोरेट का है जो कंपनियां वाला है उनका, और बाकी का 34% है जो हम जैसे ब्यूरोक्रेट हैं या बीच में छोटे मोटे ये एमएसएमई खोल के धंधे कर रहे हैं, छोटी रकम वाले छोटा छोटा काम कर रहे हैं, 34% उनके। 63% लोगों के लिए बैंक के अंदर किसी प्रकार का कोई ऐसा कानून नहीं। अब किसी ने कोई बात ही नहीं चलाई, क्यों नहीं चलाई, किस लिए नहीं चली, क्यों, कारण क्या है, हमने पैसा दे दिया, एक तरफ हमारे से पैसे छीने गए, एक तरफ वोट छीना गया, वोट और नोट दोनों छीन के, और हमें धंधे लगा दिया कि तू तो खेती कर, तू मजदूरी कर। लग गई पूरी पब्लिक। किसी ने ये नहीं सोचा कि ये कानून हमने क्यों इसको इस तरीके से हवा में बात कर रहे हो आप लोग। भाई इस बैंक में पैसे किसके हैं, हमारे हैं 63%। भाई तुम्हारा ऐसा कौन सा रेवेन्यू हो रहा है, गवर्नमेंट ने कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री खोली हो, पब्लिक सेक्टर की खोली हो, उसका पैसा आया हुआ तो कहते भाई देख इन लोगों ने मेहनत की। इंडस्ट्री ने जो मेहनत की हो या कंपनियों ने जो मेहनत की हो तो कंपनी के पास पड़ा है। पब्लिक सेक्टर का कोई हो उसको तुमने अब कोलैप्स कर दिया, अब तो बिल्कुल ही मामला अलग हो गया। अब ये डिमांड का मुद्दा बनता है कि तुमने पूरा का पूरा ढांचा कोलैप्स कर दिया पब्लिक सेक्टर का, किसी प्रकार का बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लेकर। अब ये कंपनियां तो पैसा ले जा रही, वो तो रात बढ़ रही है, सारा कुछ हो रहा है, और ये किसान मजदूर जो भी वर्ग है या आमजन है, उनको आपने 5 किलो अनाज या ये छोटी मोटी सब्सिडी इसमें डाल दिया। हम भिकमंगी नहीं चाहते, हम अपना अधिकार की बात करते हैं। जो हमारे पास जो चीज तुम हमने पैदा की है या हमने कुछ किया है उसके ऊपर हमारा अधिकार है, एकाधिकार है, हम संप्रभु हैं, सोवर्ण है इस बात के लिए। तो ये क्यों नहीं है, मतलब आप खेती पे भाई मान लिया जाए कि वर्ग के ऊपर आप नहीं कर रहे हो तो काम के ऊपर कर दो। एक इंडस्ट्री है, एक सर्विस सेक्टर है और एक एग्रीकल्चर है। तो सर्विस सेक्टर तो दोनों के बीच में से दो ही तो धुरी हुई, दो पहियों पे पूरे सिस्टम को चला रहे हो आप, एग्रीकल्चर वाले को और इंडस्ट्री वाले को। अब आपको ये लगता है कि भाई इंडस्ट्री वाले का बहुत बड़ा फायदा है, मान लो, तो भाई वो हमें बता दीजिए, उसको बांट दीजिए, पब्लिक सेक्टर में बांट दीजिए। फिर आपने तो ढांचा ही कोलैप्स कर दिया, कौन सा हमें कर दिया। जिस विकास नाम की चिड़िया को आप कह रहे हो, तो क्या हम करें, हमारे जीवन में हमारी पीढ़ियां खप गई इन बातों को करते करते, और तुमने रुपए जो भी इकट्ठे किए। अब ये बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों का ढांचा था, आरबीआई बनाई, आईएमएफ बनाया, वर्ल्ड बैंक बनाया, और इस तंत्र में पूरे को उलझा कर कुछ लोगों को सक्रिय किया, अडानी को, अंबानी को, टाटा को, बिरला को, तुम ऐसा करो, ये जाओ। क्यों किया कि चाबी इनकी कॉर्पोरेट के, इनकी मिली भक्ति का एक कनेक्शन बनता है कानून के दायरे में। संविधान, जिस संविधान को हम दोहरे हैं ना, वो संविधान मैं मानता हूं बिल्कुल हमारे काम का ही नहीं। ये राहुल गांधी भले लिए घूमता, सोच ये है कि इस बीमारी से हम दूर हो जाए। भाई या तो हम मार्केट को छोड़ दें, न हमारे पास पैसा, न हम बैंक जाएं, न पैसा लें, ये भी एक सवाल है। मैंने कईयों से डिस्कस किया, मेरे साथियों से, मैंने कहा यार क्यों नहीं हम इस मार्केट से पीछा छुड़ा लें, पैसा है ही नहीं हमारे पास में, क्यों ये बीमारी पा, बैंक वाले देते नहीं मार्केट को। अब इन्होंने जबरदस्ती ये जीएसटी के चक्कर में डाउन करते हैं, देखो हमने आपको जीएसटी के पैसे डाल दिए, ये बचत सप्ताह है, आप जाओ और खरीदो, क्योंकि इनको खरीद चीजें बिक नहीं रही थी तो ये नाटक कर लिया। कोई भी नहीं है इस सृष्टि को अंदर जो मानव सभ्यता है, जिसमें भारत एक ऐसा देश है जो अपने आप में अलग आइडेंटिटी रखता है, ह्यूमन रिसोर्स है,
खेती है, एक बहुत बड़ा तंत्र है, इसको हमने वहां से ढोक करके लाके यहां ठोक दिया, तो मामला ही गड़बड़ हो गया। काहे की बैंक, काहे की आरबीआई, मुझे क्या लेना देना, मेरी खेती मेरी बस्ती। लेकिन बड़ा एक अजीब जो है मॉडल बना और हमने उसको ढोना शुरू कर दिया। तो ये मेरे सवाल है कि भी किसान मजदूर व आमजन हेतु बैंक में जो पैसे है वो लिमिटेड क्यों है? कॉरपोरेट और कंपनियों का ये किसने एक्सेस जो है अनलिमिटेड है, चाहे जितना पैसा ले जाओ। और खेती जो एक तंत्र था, इंडस्ट्री कॉरपोरेट के साथ आ गई, तो इसके अंदर ये ढांचा क्यों आया? और ये बड़ा एक बहुत मायना रखता है कि भाई आप एक ऐसा ढांचा बनाओ ही क्यों जिस सिस्टम के अंदर चाबियां आपके हाथ में हो, हमें कोई लेना देना ही नहीं हो। तो ये एक मेरे दिमाग में सवाल कई दिनों से कौंध भी रहा था, तो मैंने कहा साथियों के साथ में बैठ के डिस्कशन करूं कि क्या इस सोसाइटी को, एक तो होता है हड़ताल कि जान छोड़ यार हमारे बस का नहीं, ये संविधान में हमें फंसा लिया, हम अपने तरीके से जिए करें, हमारा दान खा ले कर ले, तक एक तो कम से कम आम जन को तो भाई तेरे को रोटी चाहिए तो मेरे साथ आजा, पैसा चाहिए तो चला जा कंपनी के साथ में, तो दो भाग कर ले भाई, तेरी दुकान तेरे लिए बैठे रहे, हम अपना काम करें, तुम तुम्हारा काम करो। ऐसी कौन सी चीज है जो अपने पास नहीं है? और क्यों है तो हम ये कॉन्फ्लिक्ट को क्यों खड़ा करें? जब शेक हैंड की थ्योरी करो, हमारा भी ध्यान रखो, उनका भी ध्यान रखो। ये तुमने तो नाटक रचा लिया, कंपनी बना के ऐसे कानून बना दिए क्या, तो 97% माफ करके भी इनको धोए रख रहे हो। तो ये बहुत टिपिकल सवाल है मेरे सामने। कहने को बहुत इजी है कि यार आप एबनॉर्मल सवाल खड़ा कर रहे हो, ऐसा कोई संभव है क्या? भाई क्यों नहीं संभव? जैसे आरबीआई को कह दो भाई ये क्या तुम्हारी, ये क्या बीमारी है, तुम हटा इसको, तुमने क्या ये कानून बनाया, मेरे लिए भी बना दे। व्यक्ति के लिए कानून नहीं, वर्ग के लिए कानून नहीं, खेती के लिए कानून नहीं, तो इनके लिए कानून कैसे बना दो? बिल्कुल वर्चुअल है, एक हवा में ढांचा है, कागजों में है। तो अब मैं रूपचंद जी, आपको मैंने ये जो सवाल अभी दागे हैं, इस पे आप अपनी बात को रखो, फिर मैं अन्य साथियों के साथ भी इंटरेक्शन करता हूं। सीधे खड़े सवाल है, क्या ये वाकई सवाल हवा में है मेरे? क्या इनका कोई मतलब नहीं है? वर्ग अपनी जगह पड़ा रहे, कंपनी जो बिल्कुल कागजों में, एकदम कागज में कंपनी है, वो टोटल का टोटल। हमने एलएलबी में कंपनी ला पढ़ा, पूरा मेमोरेंडम होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा, नकल करके कंप्यूटर टाइप करके उसको आप प्रोजेक्ट बना के तय कर दो, आप मुझे पैसे दोगे, ये होगा इस तरीका। हाँ बोलिए। 2 मिनट के बाद बोलता हूँ, 2 मिनट के बाद। मैं थोड़ा एक पॉइंट लिख रहा था, मैं 2 मिनट के बाद बोलता हूँ। आप तब तक किसी और को ले लो आप। हाँ नहीं, तब तक मैं इसी को फिर मैं जमा रहा हूं कि इसके अंदर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इसके ऊपर भी होना। इस बीच में आप लोग इसको भी टच करो कि ये यार सोने वाली बीमारी है जो है, वो पता ही नहीं आ रही है क्या बीमारी डाल दी। और इनके अंदर मेरा जो एक सुझाव था, मैंने इसमें लिखा भी है कि यदि आप कंपनी की जगह गांव बना लेते, मेरा सुझाव है गांव को, भाई कंपनी एक यूनिट है बैंक से पैसा लेने के लिए, गांव यूनिट बना लेते। गांव की एक पॉपुलेशन थी, गांव की एस्टेट थी, आप उसको गिरवी रख देते पूरी, और सिस्टम एक कर देते। आपने बड़ा पैसा इकट्ठा किया और वित्त आयोग लगा करके हमें दिया, भिकमंगे बना दिया, पूरे देश को भीख मांगने के लिए तैयार कर दिया, और उन लोगों को खुला छोड़ दिया इन मैदान जंग के, आप जाइए और जहां चाहे वहां जिस घास को जो अच्छा खेत लगे उसमें खाइए, हम आपके पीछे आए, तारबंदी हमने कर दी आपके लिए, इसके अंदर ये फक्कड़ घुसेंगे नहीं, और आपके लिए ये बगीचा खुला है। ये क्या हुआ? आप गांव को यूनिट मानने में, मेरा अपना चिंतन है, आप लोग इस पे अपना सुझाव देना कि गांव को यूनिट मानने में क्या प्रॉब्लम थी। तो मैं मान साहब को पहले ले लेता हूं, ये जो है ऑडिट के रेलवे में रहे हुए हैं, ऑडिट के जवाब देते रहते हैं, और इकोनॉमी का कंसेप्ट है। तो मान साहब, रूपचंद जी को लूं इसके पहले, मैंने कई सवाल दाग दिए और एक इमोशनल सवाल दागे हैं। या तो ये कहते साहब ये हवाई किल्ला है आपका,
तो मैं मेरा अपने तरीके से सोचूं। मान साहब। तो मुझे आप सुन पा रहे हैं? माइक माइक खोलिए और अपनी बात को रखिए। लगता है मान साहब के पास आवाज नहीं जा रही। नहीं, खुल गया अभी आ गया ना, मेरे आवाज आ रही हो? हाँ, बोलिए आ गई। हाँ, बिल्कुल, धन्यवाद साहब। मैं ये कह रहा था कि आपने जो सवाल दागे हैं ना, वो ठीक है कि पहले हमें पैसे की जरूरत, पुराने जमाने में हम अनाज के बदले कोई सामान लेते थे, तो धीरे धीरे कंसेप्ट ये चेंज हुआ, पैसे आए, पैसे मुद्रा, दूसरी मुद्रा चेंज होती रही, तो वो क्या हर सामान से हम ले नहीं सकते पैसे। अब जमाना चेंज हो गया तो रुपये की जरूरत पड़ेगी। रुपये कौन इकट्ठा रखे? पहले हम सेठों से उधार लेते थे, तो इसलिए बैंक की जो धारणा है वो तो सही मायने में रखी है, तो उसका तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन उसके जो कार्य प्रणाली आजकल बना रखी है बैंक की, किसको लोन देंगे, किसको नहीं देंगे, कितना वो ब्याज देंगे, एफडी क्या होगी, तो वो नियम जो बना दिए उस पे अपन ज्यादा चर्चा करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि बैंक हमें समझ में नहीं आता आदमियों को क्या, पूरा जैसे भारत कोई भी देश होता है सेंट्रल बैंक होता है, तो भारतवर्ष का भी आरबीआई है जो रिजर्व बैंक है, वो हमारा सेंट्रल बैंक है। तो जितनी भी राशि नया धन छापना है या उसकी कम पड़े, उनके भी अपने रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, सरकार के बनाए हुए, तो वो उसको कंट्रोल करता है पूरी बैंकों को, बैंक प्रणाली को। और जो अपने जो लोन देते हैं छोटे बैंकों से, एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कोई भी बैंक हो, तो वो बैंक भी आरबीआई से पैसे धार लेते हैं, मतलब उनको ब्याज देते हैं आरबीआई, क्योंकि आरबीआई की कमाई कहाँ से, कहीं से, वो तो खुद डायरेक्ट किसी को नहीं देता पैसे, वो तो अपना सब पे एक तरह से कंट्रोल रखता है। गवर्नमेंट के की संस्था है एक तरह की, वो सेंट्रल बैंक है अपना भारत देश का, तो वो उसके पास भी कुछ पैसे रिजर्व निकलते हैं। जैसे इस साल उन्होंने 2024-25 की जो फाइनेंशियल ईयर था, उसके लिए जो डिविडेंड देता है बैंक अपने को, सरकार में जमा करता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें इस बार उन्होंने 2.69 लाख करोड़ पैसे जमा कराए हैं। मतलब जो बचत हुई वो अपने गवर्नमेंट उसको किसी भी काम में ले सकती है फिर, तो उसका के लिए उन्होंने एक होती है सेंट्रल सीआरबी, मतलब कंटीजेंट रिजर्व बफर स्टॉक रखना पड़ता है बैंक को, कि इतने पैसे तो मिनिमम को रखने पड़ेंगे बैंक में, उससे ऊपर होगा वो सरकार में जमा कराएगा। तो इसमें उनके पास कहाँ से पैसा आता है? बैंक में नोट छापते हैं, इसके लिए उनको 2 रुपये के 500 के नोट छापने में प्रति जो प्रिंटिंग का तो वो आता है, और दूसरे बैंक ब्याज मिलता है जो सबको नीचे एसबीआई को उनको देता रहता है रिजर्व बैंक, तो उनसे भी उनको पैसे आते हैं हर महीने। तो ये स्टॉक होता रहता है। जो सबसे ज्यादा इस साल आया है, पिछले साल 2.1 लाख करोड़ रुपए मिले थे, गवर्नमेंट को दिए थे इन्होंने, आरबीआई वालों ने, तो इनके निर्धारित किए हुए हैं। तो बैंक तो इंदिरा गांधी 69 और 70 में, 1969-70 में, उस समय 14 बैंक एक साथ किए थे इन्होंने, मतलब सरकारी बैंक, पहले प्राइवेट बैंक होते थे और धीरे धीरे बाद में इनका चेंज होते रहे। तो प्राइवेट अभी है बैंक चल रहे हैं और उनमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मेन धारणा ये है कि ये बैंक जो नियम बना रखे, जैसे लोन का आपने बताया बड़ा अच्छा, कि ये कॉर्पोरेट को तो दे देंगे, करोड़ों रुपए दे देंगे, और किसान को 2 लाख 1 लाख क्या 50,000 देने में इनको जोर आएगा, और उसको एक दिन भी रिकवरी नहीं तो दुनिया भर का ब्याज लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे। माफ नाम की कोई चीज नहीं है। हालांकि कभी कभी गवर्नमेंट माफ कर देती है कोऑपरेटिव के नाम से या दूसरे बैंकों में, लेकिन वो पॉलिसी है गवर्नमेंट, कभी करे कभी नहीं करे, लेकिन उसका भी रेपो रेट निकालते हैं, उससे ब्याज कम ज्यादा होता रहता है। लेकिन मेन मुद्दा यही है कि जैसे माफ करना आपने बताया ना, एनसीएलटी से 97% माफ कर दिया, 3% ले लिया, और वो उसमें दूसरे भाई ने उसका उसी कंपनी को घाटा दिखाया था, वो घाटे की कंपनी को बहुत कम पैसे में दूसरा उसका भाई भतीजा रिश्तेदार चलाता है। जैसे धान वो आपको ये बाबा रामदेव थे, इन्होंने भी एक कंपनी बेची थी, उन्होंने खुद ने वो खरीद ली गवर्नमेंट से बड़े सस्ते में। तो ऐसे घपले तो ये होते रहेंगे, क्योंकि पैसे का मामला है, वो मेन व्यापारी लोग, वो उसका उनके पास आया हुआ शुरू से ही है। पहले सेठ होते थे, उनसे हम उधार लेते थे, बैंक हो गए उनसे उधार लेंगे। तो बैंकों का चलन वैसे तो बढ़िया रखा था गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट ने तो 50 करोड़ बैंक खाते जन धन के नाम से खोले हुए हैं, लेकिन अब ऐसे आप मिलेंगे जीरो हो गए, उन पे पेनल्टियां लग के सब खाते ही बंद हो गए। 250 रुपये पहले जमा कराया किसी ने मिनिमम बैलेंस के चक्कर में, तो सब जीरो बैलेंस बंद पड़े हैं ज्यादातर वो। तो हालांकि डींग बहुत मारती है गवर्नमेंट कि 50 करोड़ तो उस समय खोले थे, कोरोना के टाइम खुल गए थे, उसमें जो डायरेक्ट जो पैसा जाता था कि किसानों को देंगे हम, उनको कोई भी सब्सिडी आएगी, आपकी सिलेंडर में सब्सिडी मिलेगी, वो आपके बैंक में ही जाएगी। तो उस बार लोगों ने सबने
काफी खाते, मतलब आधी जनसंख्या के खाते खुले हुए अपने 140 करोड़ मानते हैं, 145-55 जो भी है करीब भारत की आबादी, तो उसमें से आधे लोगों ने तो खाते खुला रखे हैं, खोलने पड़े उनको। तो जबरदस्ती जब तक आपको कोई ग्रांट लेनी है तो खाता खुलाना पड़ेगा बैंक में। तो मेन इसका तो बैंक भी इनमें मेरा अब थोड़ा इंटरवेन कर रहा हूँ मान हाँ, साहब आपको। मैं कार्बन क्रेडिट के बारे में यदि आपसे ये सवाल पूछूं कि साहब वर्ल्ड का कार्बन क्रेडिट का एक क्वाटा के अंदर समझौता हुआ, ये तय हुआ कि भाई जो भी बचाएगा उनको दे दो। हम लोगों ने डेटा पेश कर दिए कि कार्बन के अंदर हमारे पास में इतने बचत, हम कार्बन के क्रेडिट हमें मिलना चाहिए, कितने हमने एब्जॉर्ब किया, किसानों ने किया, फसलें उगाई, मेहनत की। हाँ नहीं, ये कंपनी में क्यों कह रहे हैं? पहले आप कंपनी बनाओ, कंपनी खोलो, फिर हम आपको देंगे। अरे यार क्या करना, आप एरिया नाप लो हमारा। प्रदेश में उनको म्युनिसिपल कमेटी कमा रही है, उसमें कई लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है। आप जो है ये कानून बनाने की जो है ना, आप डाल दो पूरा का पूरा। अब रहा सवाल कि भाई आप सब्सिडी कह रहे हो, एमएसपी की बात कह रहे हो, जैसे आपने कहा कि साहब आरबीआई के पास पैसे आए, हम कह रहे हैं यार पैसे आपने लगाए कहाँ? आप एग्रीकल्चर पे डाल दो, खेती की मैं बात कर रहा हूं, आप खेती में डाल दो। 2.69 करोड़ आपके लाख करोड़ रुपए आपके आए, रेवेन्यू हुई, आपने क्यों नहीं दिए? इसका मतलब क्या है कि इनकी मोनोपोली हो गई ना, हमने पैसे दे दिए, हमारे हाथ से वोट गया तो इनकी दादागिरी, हमारे हाथ से टैक्स गया। तो मैं कह रहा हूं ना कि ये जो ढांचा खड़ा हुआ, इस ढांचे को हम कोलैप्स नहीं करें और इसका विरोध नहीं करें तो कहीं तो बात आएगी ना, भाई पैसा बैंक में पड़ा है वो किसका है और किसको मिलना चाहिए, बात तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अपना टैक्स का ही पैसा है, वो भी हर तरह से उसी में तो जमा है। वो कह रहा हूँ ना भाई, 63% हमने दिया टैक्स, मेरे पास डेटा है। मिडिल क्लास किसान मजदूर बिल्कुल 63% टैक्स, और तुमने बंदर बांट कर ली। टैक्स रेट ही कम लगा रखी है कॉर्पोरेट वालों की, वैसे भी। हाँ, कितनी रेट कम कर दी कॉर्पोरेट टैक्स, तो वो बिल्कुल बिल्कुल, जबकि जनरल की तो 30% पे सरचार्ज लगा के। इन बातों के ऊपर हम बातों को, भाई तुम्हारी जीडीपी क्या है, तुम 5वीं अर्थव्यवस्था बनो, 10वीं बनो, हमें मैं देना देना, हमें तो हमारा हिसाब दो। हमें तो हमारा हिसाब दो। ये तो कोई भी, वैसे जितने भी सरकारें आई है किसान के तो विरोधी रही है, मतलब विरोधी रही। ये नेहरू, आप देखो नेहरू एरा से लेकर के आज इन्होंने कहा किसान को तो भूल गए, कहते किसान तो अपने आप वोट दे नहीं दे, कहाँ जाए? ये कंपनी का जो फंडा है ना, ये कंपनी का फंडा ही कोलैप्स है। ये कोलैप्स ये करता है। अब किसान जो है कंपनी बनाए क्या करेगा? क्योंकि इसमें तो लोग ले रहे हैं बोले कार्बन क्रेडिट, तो जैसे ये म्युनिसिपलिटी को उदाहरण दिया, उन्होंने कई बार गवर्नमेंट भी कहते थे ग्वालियर वालों ने इतना कमा लिया, पुणे से कमा लिया, कार्बन क्रेडिट कमा लिया, लेकिन किसान कहाँ कमाए? उसको देते नहीं तो किसान करे क्या बेचारा, कहाँ कंपनी बनाए? तो ये है इसमें ये जो हेयरकट है, कोई ये कानून, जैसे ये एनसीएल वाले में हेयरकट भी यही है, तो आपको कह देंगे आपकी कंपनी हेयरकट ही है, आपको वो लोन ले लिया 10 करोड़ का और उसका कह देंगे आपका 9 करोड़ माफ कर दिया, 1 करोड़ दे दो, आपके माफ सब कुछ, हेयरकट हो गया। ये जो ढांचा खड़ा हुआ ना, इस ढांचे को हम कहीं तो सोचे समझे ना, भाई कोई तो किसान को जैसे किसान क्रेडिट से उसमें भी लागू करना चाहिए ना इनको। किसान के भी बैल मर गया, अकाल पड़ गया, बरसात फसल खराब हो गई, उसको हेयरकट लागू नहीं करेंगे, उसमें एनएसएटी नहीं जा सकता, आदमी कहाँ जाए? तो ये अपने को मांग तो वाजिब है, करें क्या, लेकिन गलती नहीं किसान की। बाकी चलो ठीक है। रूपचंद जी अब आप फिलोसॉफी में अपनी इस बात को रखिए कि क्या ये सवाल, पहली बात सवाल यही से कि क्या मैंने जो सवाल दागा वो हवाई है, गलत है, नाजायज है, और जायज है तो वाई शुड नॉट प्रोसीड फॉर दैट ट्रैक। हमें उस ट्रैक पे बढ़ने में कहाँ प्रॉब्लम है कि हमारा पैसा बैंक में पड़ा, हम मालिक हैं और हमें सिस्टम हमें बनाने दो। ये काहे के रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स हुई, ये काहे का संविधान हुआ, हमें तो मतलब ही नहीं है ऐसा। तो ये आप क्या इसके बारे में अपनी टिप्पणी करिए सर? जी सबको नमस्कार, खासकर मान जी को और फूल जी को जो कभी कभी जुड़ते हैं हमारे साथ से। अच्छा, आपके सवाल जो है वो हाफ ट्रुथ है, आधी सच्चाई है। मैं 4, 5, 6 पॉइंट आपके सामने बोलूंगा, एक एक को अगर वो एलैबोरेट नहीं कर सकते हम,
मगर जब कहोगे वो कर देंगे। पहली बात तो यह है कि आप एक ऐसे कारपोरेट के नेटवर्क में फंसे हैं जिसमें हमको कुछ लोग तो बिलिंगली गए हैं और कईयों को इसने बाई फोर्स लिया है। जब कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी समझो आप, या फ्रांस की कोई भी, उन्होंने आकर के किसानों को कैश क्रॉप का इनहांस इंसेंटिव दिया था, कपास लगाओ आपका लैंड रेवेन्यू पूरा हो जाएगा, गन्ना लगाओ, शुगर मिल बनाओ बढ़ाओ आपका लैंड पूरा हो जाएगा, तम्बाकू लगाओ सिगरेट फैक्ट्री हम चलाएंगे आपका गन्ना पूरा हो जाएगा, आप पटसन लगाओ रस्से हम बना के बेचेंगे आपका लैंड रेवेन्यू पूरा हो जाएगा। तो जो कैश क्रॉप का इंसेंटिव पे जो चल पड़े वो तो कंपनियों के साथ, और जो रह गए बेचारे हमारी तरह मक्की पैदा करने वाले जो वो बेचारे घाटे में जमीन छोड़ के जाना पड़ा। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग विलिंगली और कईयों को उन्होंने लाभ बना करके फोर्सफुली वो कन्वर्ट कर दिया कि चलो आपको कंपनी की तरफ रहना पड़ेगा, पहली बात। और फिर रूरल पीपल आज भी जहां लोग अपने यहाँ खेती कर रहे हैं बाकायदा सब, क्या ये राजस्थान की सारी जहाँ की जो है अपना राजस्थान का कुछ एरिया और प्लस ये अपने वाला पंजाब वाला जो फाजिलका वगैरह जहाँ कभी कपास लगती थी वहाँ पर आज पैडी लग रही है। पैडी इतने पैसे लाती है, इतना ना बाजरी लाती है ना ज्वार लाता है ना मक्की लाती है। इसका मतलब है कि हम नेचुरल सोर्सेज को उजाड़ करके भी हम पैसे कमाने के लिए तैयार हैं और करेंगे। क्यों कि दुनिया जो मार्केट में बनी हुई है, जो मंडी बन गई है ग्लोबल, इसमें इम्पॉर्टेंस ही पैसे का, मनी मेक्स द डे वेल, लेट ह्यूमैनिटी गो हेल, कि हमें जो है वो पैसा चाहिए चाहे सारी दुनिया की तरफ मर जाए, हमें क्या प्रॉब्लम है उससे। जब मनी सुप्रीम है मार्केट में और डॉलर सुप्रीम है ग्लोबल मार्केट में, जिसके कभी इधर से लो कभी ना लो, ये करो वो करो, जो डॉलर सुप्रीम है ग्लोबल मार्केट में और अपने यहाँ मनी सुप्रीम है इस मार्केट में। जब तक ये मार्केट है तब तक मनी का चलन रहेगा। अब मार्केट वो आप खत्म नहीं कर सकते, जो अदला बदली से शुरू हुई थी और वो एक कॉमन मीडियम पर उनको बनाना पड़ा, क्योंकि जब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, प्रोडक्शन बढ़ती गई और कॉमन मीडियम बना है, वो कॉमन मीडियम मनी है और मनी की कंसंट्रेशन ही आकर मार्केट का कंट्रोल कहलाता है। एक बात और जो मैं आपसे साझी करूंगा वो ये है कि जहां पर कारपोरेट सिस्टम खुद है, जैसे यूरोप है और अमेरिका है, वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो पुलिस हो, इंश्योरेंस हो, कंपनियां हो, हॉस्पिटल हो, डॉक्टर हो, वो उनकी अप्रोच है इंक्लूसिव के अपने लोगों को मानते हैं कि हमने इनकी सर्विस करनी है, हम इनके टैक्स पर जिंदा है। जो कॉलोनीज में इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, वो पुलिस बनाई है, सीआरपी बनाई है, फौज बनाई है, वो है एक्सट्रैक्टिव, कि जहां की कंपनी जहां के लोगों से प्रॉफिट निचोड़ कर, खून निचोड़ करके बाहर आई, क्योंकि वहां ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। और जहां का मार्केट, जहां से अपने बच्चों को जहर खिला करके देंगे, केमिकलाइज फूड देंगे और आर्गेनिक के साफ सुथरी हम एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मनी नंबर 1 पर है। वो जो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन बने हैं ना, उनको ना तो कॉलोनीज ने ओवर किया, खासकर इंडिया वालों ने और पाकिस्तान वाले साथ जो भी साउथ एशिया वाले हैं, ना उन्होंने उनको रिस्ट्रक्चर किया है, ना उनको ओवर किया है, ना ही उनकी कैरेक्टरिस्टिक। वो अभी लोगों पीठ पर करने की है, जैसे अंग्रेजों के बगैर पुलिस करती थी। सेम कैरेक्टर है, सेम जैसे वायरस के पास है ऐसे प्राइम मिनिस्टर के पास है, सेम पावर ऑफ कंसंट्रेशन, सेम इंस्टीट्यूशन का कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सा ये वो इंक्लूसिव है, ये एक्सट्रैक्टिव है कि जहां से निचोड़ करके खून आपको उनको बाहर भेज देंगे हम। तीसरी बात जो स्पेशली फूल जी के रेफरेंस है कि
यूरोप के रेफरेंस में अगर देखें तो पीपल की ड्यूटी इतनी है कि फ्रांस में एट ए टाइम कई बार रेलवे हड़ताल पे, एयरपोर्ट पे हड़ताल पे, ट्रांसपोर्ट हड़ताल पे। छड़ा एज बढ़ानी तो उन्होंने 55 से 58 करने की सोची थी, तो हड़ताल, क्योंकि जो कंपनियां जो पेंशन देती हैं वो कहती हैं जो ज़्यादा जल्दी रिटायर ज़्यादा पेंशन खाते हैं जी, तो फिर वो ये कुछ बढ़ने लगी। तो मतलब कहने का मतलब है कि पीपल का यूनिटी जो है वो अपने राइट को मांगने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो लोग यूरोप वाले सब जगह बढ़ते हैं, हर जगह स्ट्राइक होती है बाकायदा। अच्छा, जहां पर क्या प्रॉब्लम है, जहां पर यह है कि लोग डिवाइडेड हैं ओल्ड सोशलिटी में, गुज्जर हैं, जाट हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है। अब यूपी में जाओ तो ठाकुर समाज है, ब्राह्मण समाज है, क्षत्रिय समाज है, दूसरा समाज है, तीसरा समाज है। ये जो डिवीजन, और आजकल खासकर हिंदू मुस्लिम वाली, इस डिवीजन को अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया, और इस डिवीजन, यही डिवीजन हमारे लिए सुइसाइडल है। ये सुइसाइडल डिवीजन ने आपको ना तो 21वीं सदी में ना ये आपको compete करने देगी, ना ही आपको ये आगे जाने देगी। वर्कर की पुरानी कितनी लंबी लंबी स्ट्राइकें हुई हैं, जहां पर वो मोटरसाइकिल बनते थे, हीरो होंडा, मगर किसी किसान हरियाणा वाले ने, किसी ने सपोर्ट की हो यूपी, बताए कोई? जब ये बैठे 2 साल तो वर्कर भी फॉर्मेलिटी तौर पर आए इनकी सपोर्ट में। ऑल इंडिया के किसान जो है धरने पर नहीं बैठे, बल्कि वो कुछ सपोर्ट करने आए इधर। इसका मतलब यह है कि जब फंडामेंटली जिनकी वकालत हनुमान जी कर रहे हैं, वो क्लास, वो जमात, या वो किसान 21वीं सदी की प्रॉब्लम को ना अंडरस्टैंड करते हैं, ना उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जहां वालों को ये पता नहीं कि जो ग्रीन बक्स में जो फैसिलिटी है, उसके लिए किसानों को अगर फंड दिया जाए कि तुमने एनवायरनमेंट भी ठीक करना, नेचुरल एग्रीकल्चर भी करनी है, तो 50% बजट बनता है, कैलकुलेशन करके 50%। अपने बजट में ब्रेकअप करो कि वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कितना है, ग्रीन एनर्जी के लिए कितना है, दूसरा डायरेक्शन किसान को दे दो, फॉरेस्ट वाला किसान की तरफ डेवलप कर दो आप, सॉइल कंजर्वेशन वाला किसानों को डेवलप कर दो आप, तो 50% बजट जो है वो इंडिया का डेवलप होता किसानी की तरफ। मगर कोई मांग कौन करे? और लास्ट में सवाल है कि क्या हम ये डिबेट इंडिया में खासकर जो हनुमान जी का क्वेश्चन है उसका आंसर है कि ये डिबेट करने के लिए तैयार हैं कि पब्लिक मनी यूटिलाइजर और पब्लिक मनी कंज्यूमर कौन है? पब्लिक मनी यूटिलाइजर वो है जो बैंक से लोन लेकर के अपना पैसा बढ़ाते हैं और फिर वो वापस भी नहीं करते। और पब्लिक मनी कंज्यूमर वो हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर से लेकर के पीएम तक सरकारी तनख्वाह पर कायम है, उनसे उनकी पेंशन चलती है, और लोगों के टैक्स पर जिंदा होकर लोगों की पीठ पर ही सवारी करते हैं। जब तक ये सवाल नहीं पैदा करोगे कि पब्लिक मनी के टैक्स की अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, चाहे वो पब्लिक मनी यूटिलाइजर हो, मीन्स कंपनी की अकाउंटेबिलिटी, चाहे वो पब्लिक मनी कंज्यूमर हो जिसमें सरकारी मुलाजिम आ जाते हैं, तब तक ये एजेंडा नहीं चलता, ये पब्लिक मनी नहीं बनती कि लोग पूछेंगे हमारे पैसे का हिसाब बता दो, तब तक ना तो किसानों को पूछेगा कोई, ना वर्कर को पूछेगा, कुछ नहीं होगा। कंपनी का प्रॉफिट आएगा, वर्कर को वहां ही रखेंगे और लोगों को डिविडेंड देते कंपनियां अमीर होती जाएंगी। जबकि यूरो का फार्मूला डिफरेंट है कि वहां पर आप मिनिमम वेज नहीं दोगे, आप डिविडेंड नहीं दे सकते। यही देख लो आप, कंपनी के अंदर है कि मिनिमम वेज दी आपने, नहीं, हाँ जी दे दी है, दो कंपनी वालों को, बोनस तो दूसरी बात है। तो कहने का मेरा मतलब, अगर मैंने कोई गलत बात बोली हो तो मेरे साथी मुझे करेक्ट कर दें। आजकल मेरा यही सबमिशन है आपका कि ये नए एजेंडे उठाओ जिसमें लोगों के अंदर नई डिबेट चले, तब जाकर के आपकी बात दरवाजा खोलेगा, नहीं तो नहीं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक दिशा तो ये दी कि ये जो व्यवस्था है इसके अंदर हमारा 21वीं सदी का सोच नहीं है, ये बात फैक्ट है।
कि हम दुनिया की रेस के माइंडसेट से नहीं सोचते हैं। दुनिया का ग्लोबल सोच जो है वो न तो हम साउथ ग्लोब के माइंडसेट से है, न हम नॉर्थ ग्लोब से है। नॉर्थ ग्लोब वाला माइंडसेट को हाईजेक थोड़ा थोड़ा कबाड़ने की दिमाग लगा के फालतू का काम करते जरूर हैं। साउथ ग्लोब का एनवायरमेंट कंसर्न और उनको यदि हम लेके जो हमारे बराबर के हैं उनके साथ भी ये बात को हम नहीं कर सकते। अब मुद्दे की बात एक ही बनती है कि ये जो कानून कायदा और ये बना और ये ढांचा बना, ये रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स बनी, या हमारी कमजोरी रही कि हमने वो लड़ाई लड़ी नहीं। हम तो बंटे हुए पड़े थे, वो युद्ध लड़ाई नहीं, क्योंकि हमारे समझ में ही नहीं था। 21वीं सदी का क्या, जब हम 20वीं में थे तो 20वीं करना ही था। अब 21वीं का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा आया तो हम उस पे भी उस लेवल पे हम नहीं जा पा रहे हैं। अब ये बड़े सवाल है हमारे सामने कि इसके अंदर मेन चीज जो है वो मनी है। सवाल मैं इस पे केंद्रित करता हूं कि क्या इसको कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा बात को दिशा दी जा सकती है कि यार ये बैंक में पड़ा पैसा कैसे हो। जैसे आपने भी कहा और ये भी कह रहा हूं, वीरेश जी के बाद में पवार साहब और फिर मैं फूल जी को लूंगा। तो वीरेश जी, आप इस चिंतन पे अपनी एक टिप्पणी दीजिए कि आखिर ये ढांचा है वो तो हमने समझ लिया, उनके लिए बैंक खुला है, हमारे लिए बैंक का लिमिटेशन है, इसके लिए कानून अलग है, हमारे लिए कुछ कानून अलग है, कंपनी का एक ढांचा है, वो सारी बातें हमारे सामने है। प्रॉब्लम ये है कि 21वीं सदी का हमें कंसेप्ट समझ में नहीं आ पा रहा है। दुनिया के अंदर लोग हथियार बेच के भी कमा के खा रहे हैं, दुनिया के लोग यहाँ कॉर्पोरेट पे टैरिफ लगा के भी खा रहे हैं। अब इस स्थिति पे $1 वाला लोग जो है कह रहा है कि रूस से भी नहीं खा रहे हैं। इस ग्लोबल मॉडल के अंदर हम ऐसे फंस चुका है भारत का किसान, भारत का मजदूर, भारत का आम जन, कि हम कुछ पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। दुनिया भर का टैक्स देके भी हम ये धक्के ही खा रहे हैं। वीरेश जी, पिछले 2 महीने से जो मुद्दा आपने उठाया, इस मुद्दे की ऑथेंटिसिटी कि जो ये जेन्युइन है ये, और हम लोग उठा रहे हैं हमारी आइडेंटिटी क्या है। ये आपके सवाल से पहले एक सवाल मैंने पैदा किया कि बात जेन्युइन कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, और हम फंसे हुए हैं, बहुत बुरे चक्कर में हुए हैं, और इससे निकालना जो है अगर नहीं निकला जाता तो मौत निश्चित है, और उन्होंने प्री डिसाइडेड अपना कर रखा है। चाहते भी यही है कि भारत की जनता या 1 अरब 40 करोड़ हुई है, घट के कोई 50-60 करोड़ रह जाए तो उनके मन की बात पूरी हो, और ये चल भी उसी दिशा में रहा है। मैंने कहा ऑथेंटिसिटी, भाई मुद्दा तो आपका बिल्कुल जेन्युइन है। बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ और इन्होंने फिर प्राइवेटाइजेशन कर दिया, और प्राइवेटाइजेशन कोऑपरेटाइजेशन कर रहे हैं, कोऑपरेटिव बना रहे हैं। जितनी गांव की इकोनॉमी है इसको सारे को कोऑपरेटिव में लाके और कोऑपरेटिव पजल कर रहे हैं, अपने कब्जे में है। जो थोड़ा बहुत आपकी आजादी थी वो भी आजादी आपकी छीनी जा रही है। यदि कोऑपरेटिव में आ जाएगा और कोऑपरेटिव पे इनका होल्ड होगा, इनके हाथ बच लेंगे, टोटली इनके हाथ में होगा का है ही दे। अब मैंने कहा कि हम जो लोग आवाज उठा रहे हैं, हु वी आर, हमारी आइडेंटिटी क्या है। हम डरते हैं भाई कहीं अगर हमने रिकॉर्ड कर लिया, कोई कर्मचारी इसमें आ गया हमारा, उसने 2 बात कह दी, उसकी बेचारे की नौकरी ना चली जाए, कितना डर के ये कितनी जेन्युइन बात हमें कहनी पड़ रही है। तो ये अपने आप में, यानी आपके लिए जो शब्द सरकार की डिक्शनरी में है वो अर्बन नक्सलाइट शब्द है। यानी अगर आप बहुत ज्यादा लगा आपको कि सफल हो रहे हैं तो आपको अर्बन नक्सलाइट बता के आपको सिक्चों के पीछे भेज दिया जाएगा। तो सवाल है कि जो जिसको आवाज उठानी चाहिए वो कौन है, ये दायित्व किसका है? ये दायित्व है हमारे जनप्रतिनिधियों का। बट व्हाट दे आर डूइंग, हम तो उनको पे करते हैं, बहुत मोटी सैलरी देते हैं, बहुत सुविधाएं देते हैं, सब तरह का एक उनके लिए हमने खोजा हुआ है। बट व्हाट दे आर डूइंग में कर क्या रहे हैं? क्या हम ये नहीं कर सकते कि 50-50, 60-60 लोगों का ग्रुप बना के एक पार्लियामेंट्रियन को पकड़ के और उससे पूछा जाए भाई तुम ये क्या करवा रहे हो,
हमें मारना क्यों चाहते हो? हमने तुम्हें बचाने के लिए भेजा था, तुम मार रहे हो। तो एक मैं रास्ते की बात कर रहा हूँ। दूसरा एक रास्ता और है कि जो हमारे धन पशु हैं, जो गुड़गांव में, आपके जयपुर में, आपके और दूसरे मेट्रो सिटीज में बैठे हैं पैसा लेकर के और इनको दे रहे हैं धनाढ़ सेठों को, अगर वो अपना कोऑपरेटिव बैंक एस्टेब्लिश कर ले, जिसके लिए कि कानून है बना हुआ, तो क्यों नहीं ऐसा कर लेते? वो गांव में जो कोऑपरेटिव बैंक बनने जा रहा है वो अपना बना ले। इसके एक पैरेलल भी तो कोऑपरेटिव है भाई। ये कोऑपरेटिव तुमने कब देखा है? एक इनके बिना कब्जे का कोऑपरेटिव, जो कोऑपरेटिव कानून के तहत बन सकता है, वो कोऑपरेटिव बैंक खोल ले प्राइवेट और आके अपनी जो परचेजिंग करें, हमें सहूलियत दें, हमें वो पैसा दें। भाई वो ज्यादा सिक्योर्ड पैसा रहेगा जो वो हमें दिए और उनकी बैंकिंग हमारे लिए ज्यादा विश्वसनीय होगी। जैसे इमदादी सोसाइटी चलाता है मुस्लिम समाज, मुझे पता है, मेरी जानकारी में है, वो अपना सारी बचत वहां जमा करते हैं, ब्याज तक नहीं लेते, और लेते हैं तो नॉमिनल, बिल्कुल एकदम नाम मात्र का, और अपने लोगों का काम चलवाते। एक तरीका है, जितना बैंक इनको ब्याज देता है उतने ब्याज पे ये कर ले अपनी अपनी सोसाइटी बना के। तो रास्ते तो बहुत हैं और उन रास्तों पे ही हमें चिंतन ज्यादा करना चाहिए। आपकी जो बात है वो तो बिल्कुल अपनी जगह सही है कि गलत हो रहा है, गलत तो हो रहा है, लेकिन सही कैसे किया जाए और सही करेगा कौन, इन 2-3 बातों पे मैं चाहता हूँ कि हम फोकस करें, उसी पे डिस्कस करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। धन्यवाद। वीरेश जी, आपने जो बात उठाई वो अपने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इन्होंने एक सातिरपने से ये बात की कि भाई कंपनियों वाला जब किसानों के बिल बने तो वो तोड़े आ गई थी बात की कंपनियां गड़बड़ कर रही है। तो इनकी इंटरनल सर्वे हुई यार, कंपनी की बीमारी को साइड में करके कोऑपरेटिव का ढांचा किया, गांव का पैक्स बढ़ा दिया। गांव के पैक्स की चोटी इन्होंने अपने हाथ में ले ली। जो आपने बात कही ना कि भाई चोटी उनके हाथ में क्यों हो, गांव का कंसेप्ट यहां हो, वो नहीं हुआ, होगा भी नहीं, क्योंकि कानून बनाने वाला जो कंसेप्ट है इनके पास में, जो सिस्टम है आरबीआई का, इन्होंने इनडायरेक्टली इस गवर्नमेंट के आने के बाद में 13 आदमी अंदर किए, 7 इन्होंने किया, 7-6 का कोरम बना करके, और मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह है जिसके अंदर टांग अड़ा दी। मेरे वीडियो भी हैं कई। अब मुद्दा ये बनता है कि यार इसको कैसे समझें, क्या करें, बताओ आप। पैसा तो चला जाता, मैंने गमछा खरीदा, पैसा चला गया, गवर्नमेंट में चला गया, वोट मैंने दिया, चला गया, दोनों चीज मेरे हाथ से गई। अब मैं तो बिल्कुल कोई मतलब का ही नहीं रहा। अब ये कहते रहे कॉर्पोरेट है साहब, ये कॉर्पोरेट की चाल है, सरकार की चाल, इस चाल को कैसे छोड़े? हो या तो जैसे आपने कहा भाई पैरेलल खड़ा करें, देखा जाएगा जो हम इस तरह के करें, वो भी मुझे पता नहीं। मैं तो पिछले इतने 50 गांवों में घूम चुका हूँ, सामाजिक सहकार के मॉडल ढूंढते लोग कितने समझते हैं। हाँ ठीक बात कह रहे हो आप, बात सही कह रहे हो आप, लेकिन बात होती नहीं। अब पवार साहब आप अपनी टिप्पणी दो, फिर फूल कुमार जी से लेके फिर 1 बाय 1 अपने का बाकी साथियों के भी व्यू पॉइंट लेते हैं कि ये कितना जायज सवाल है और कैसे हम बने। नमस्कार सभी को। चिंता का विषय है, सभी चिंतित हैं, जो जागरूक समाज है वो सारा चिंतित है। ये भी पता है कि भाई इन्होंने कैसे कैसे सब कुछ किया है। पहले इन्होंने ये हुआ कि जो सरकारी एसेट थे उनकी कंपनियां बना दी, कंपनी बनाते ही उनको अधिकार दे दिया कुछ भी करें। उसके बाद फिर इन्होंने देखा कि ये कंपनियां भी मतलब जो डूब रही हैं, तो उनके लिए बैंकिंग जो है वो फ्री कर दी, बैंक खुलवा दिए निजी, फिर उनसे पैसा देने लगे। फिर उसमें भी देखा डूबने लगा तो उसको एनपीए को माफ करने लगे। और ये तो तय है कि भाई सारी दुनिया जो है वो बिजनेस के हिसाब से ही चल रही है, सारे के सारे इश्यूज जो है बिजनेस के हिसाब से ही है। सब कुछ जो है वो इसी पर आधारित है कि भाई बिजनेस क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसा हो सकता है। लेकिन वो मतलब सवाल वहीं आ जाता है कि वो अल्टीमेट बेनिफिट किसे मिल रहा है। वो चूंकि कम सरकार के जो ऐशो आराम है, जो जनप्रतिनिधियों को वो कंपनियों के थ्रू या पैसा रिश्वत ले करके या हेरा फेरी करके ही वो पूरे होते हैं, क्योंकि सामान्य जिंदगी तो चाहिए नहीं उनको, तो सब सारे ऐशो आराम सब जो कुछ भी हो सकता है दुनिया में सुख साधन वो सारे चाहिए। वो सारे चाहने के लिए वो अपना ये सिस्टम उन्होंने बना रखा है कि भाई कंपनियों को हेल्प करो, कंपनियों से फिर पैसा लो, कंपनियों के नियंत्रण में काम करो, जो कंपनी चाहती है वो करो।
तो जवाब यही आ जाता है कि भाई हम किस तरह से इंटरफेयर करें इसमें, किस तरह से लाए। ये बात बिल्कुल सही है कि जो कुछ भी हुआ वो हुआ सरकार की नियमावली बना करके ही, सरकार ने नियमों संशोधन करके ही, सरकार ने लिबर्टी दे करके ही, सरकार ने ही। तो बगैर सरकार में दखल के सरकारी प्रतिनिधियों को नियंत्रण करके तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हम अल्टरनेट का डर दिखा सकते हैं, लेकिन अल्टरनेट जो हनुमान राम जी चौधरी साहब का जो अनुमान है, भाई सुनते तो सब हैं और करने को फिर कोई तैयार होता नहीं है। उनकी समझ में नहीं आता। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं, अल्टरनेट भी हम करते हैं, इस तरफ जो उम्मीद है नहीं लोगों को। एकदम ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो संभव नहीं है, ये असंभव है। क्योंकि मैं पहले कहा कि असंभव ऐसा कुछ नहीं है। जब लोग अच्छी तरह से ठीक ठाक लगते हैं वो तो सज जाता है। तो यही है कि विश्वास नहीं था ऊपर, विश्वास की कमी है। और दूसरे हम मतलब वहां फिर भी बात आ जाती है कि भाई हम ये धार्मिक दुर्मिक इतनी करके अल्टीमेटली खराब की हुई है। लेकिन फिर वही बात है कि भाई अब इसमें कोई नहीं है, क्योंकि ये जो खिसियाट है सत्ता दल वो यही है कि सारे सारे करके हमने सारा ड्रा किया, फिर हमें सत्ता मिल ली, फिर ठंडे बनाने पड़ रहे हैं, फर्जी वोटर बना करके। तो ये सब शो तो यही है कि अब एक दिन तो में, और इसे कोई रोक भी नहीं सकता, चाहे कुछ धर्म को जो अवेकनिंग है वो ये है भी, ये ग्रेजुअली। लेकिन इसको अगर हम ठंडा ही छोड़ दे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। हमें करना तो पड़ेगा ही, और सामूहिक रूप से करना पड़ेगा। हम 10-20 लोग हैं, मतलब ये 1000 तक हो जाए तो उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं कि इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी और एफर्ट करनी पड़ेगी। आप कर लीजिए, 1-2 महीने करते हैं, सारे बैठ बूठ कर करते हैं, इसको 1000 तक कैसे फैलाया जाए आपस में जो बैठ करके सलाह करने लगे, डायरेक्शन देने लगे, वो हो जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। लेकिन हम मतलब चलेंगे सिस्टमेटिकली, 100 और 1000 से फिर लाख होने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। तो यही है जब मैं समस्या एक, तो दिख रही है। पवार साहब, इसमें आपने एक दिशा तो दी, लेकिन मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे। बिजनेस की बात कही, पूरी दुनिया बिजनेस कर रही है, या ट्रेड वार कह सकते हैं हम इसको, कैसे भी कहें। उन लोगों की जनसंख्या नहीं थी, उन लोगों ने ऐसे इंटरनेशनल कानून बनाए, WTO वगैरह, ऐसे ऐसे नंद बंद IMF वगैरह बनाए कि हम क्यों फंस गए। हमारी तो जनसंख्या थी, हमारी खेती थी, हम ढंग के थे। ये पंगा इन्होंने करके बेवकूफ बना के हमें शब्दबाज दिखा करके हमारा माल ले जाओ। और ये आज ट्रंप की दोष इंडिया झेल रहा है। एक अजीब बात नहीं लगती अपन लोगों को कि यार क्या मतलब है, तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम कर रहा हूं, जो मेरा साधन है मैं मेरा उपयोग कर रहा हूं। क्या एक इस ट्रेड वार वाले मॉडल में भी जैसे झगड़ा हुआ कि क्या किसने बनाया ये कानून कि तुम्हारा इधर लिया माल, इधर टैरिफ लगाऊंगा, ये लगाऊंगा। एक अजीब खड़ी लोगों ने, जैसा डॉलर चलेगा, दूर से तेल, अजीब तरह का मॉडल नहीं लगता है आपको। क्या प्रचार में कुछ भी ऐसे ही लोग किसी से रहूं, कहाँ रहूं। अब ये ग्लोबल दुनिया का जो मॉडल है ना, ये जैसे बात हो गई, क्या कहते हैं चौधरी साहब ने सवाल नहीं आया कि हम बने कैसे बनाया गया, हम इनकी चाल में कैसे फंस गए, यही समस्या ना सारी। अब ये समस्या है, ये हम मतलब इनके सारी फंसते चले गए वो। लेकिन हम ये नेशनलाइजेशन कर रहे थे, हमें अच्छा लगा, सभी लोगों को, बहुत सारी समाज को अच्छा लगा, ये रिजर्वेशन छुट्टी पा जाएंगे और ये नौकरी वोकरी देनी है हमें, नौकरियां सबको मिलने लगेंगी, और ये इसको कर दो, साले को सबको प्राइवेट कर दो। तब हम चुप रहे। 90 में होने लगा था प्राइवेटाइजेशन, 92 से स्टार्ट हो गया था, तब हम चुप रहे। तो अभी अब वो चुप इसलिए रहे कि हमें एक, हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट था कि भाई रिजर्वेशन वाले लोग जो हैं वो बेईमानी करते हैं, वह सत्ता पा जा रहे हैं, बगैर कम अकलमंद लोग हैं वो सारे उस पर जाके बैठ जा रहे हैं। तो ग्रेजुअली एक्सेप्ट तो हमने ही किया ना, जिम्मेदार तो हम ही है ना इसके, कहीं ना कहीं किसी चीज पे। जो बेवकूफ बनने के जिम्मेदार तो हर एक आदमी वही होता है जो बेवकूफ बनता है।
बेवकूफ वो ऐसे तो नहीं बनता, वो किसी ना किसी अपनी कमजोरी की वजह से बेवकूफ ठीक बन है, जाता है। आपकी बात भी वो रूपचंद जी वाला। रूपचंद जी कुछ आप हैंड रेज कर रहे थे, कोई बात हो 2 मिनट में, क्या फिर फूल जी को मैं लेता हूँ। हाँ रूपचंद जी, आपने हाथ खड़ा किया था या यूं ही दब गया, कुछ कहना चाह रहे हैं आप रूपचंद जी? हाँ, मैंने हाँ रेज किया था। हाँ बोलो। मुझे है कि WTO में जाना आपकी चॉइस नहीं है, अच्छा आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपने जो अपने अंदर पंगा खड़ा किया है ना, वह पंगे जानबूझ करके, कि आपको इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, आपको पाकिस्तान के साथ झगड़ा है, आपको चीन के साथ झगड़ा है, आप उनके साथ डायलॉग नहीं कर सकते उन लोगों के साथ, इसलिए आपको जब वेपन लेने हैं तो वो टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर या टेक्नोलॉजी का लेन देन बगैर WTO के नहीं कर सकते आप लोग। ये अपने घर की बात नहीं है कि हम चाहें तो WTO जाने का, नहीं जाने करो तो आपको रफेल नहीं मिलेगा, मिग नहीं मिलेगा, क्या करोगे? क्योंकि जा तो पंगों को रिजॉल्व करो और ह्यूमैनिटी पे एंगल पर आ जाओ, तो दुनिया को आंखें बता सकते हो। नहीं, आपको इसमें मरना पड़ेगा, इसमें जाना पड़ेगा। तो साहब मुझे कुछ कहना है यहाँ पे, हाँ कह दीजिए। रह गई थी कि अल्टीमेटली जो फाइनल होनी है हम बढ़ रहे हैं, और वो फाइनल स्ट्रगल नेशनल लेवल पे होगी। उसमें आपकी जुडिशरी भी पंगा लेगी, ब्यूरोक्रेसी है वो भी पंगा लेगी, आपकी अंतरराष्ट्रीय जितने नियमावली हैं वो भी पंगा लेगी, और वो सब के सब जैसे खड़े हम ये बंद कर देंगे, हम वो बंद कर देंगे। क्या बंद कर देंगे? हमारा किसका बंद कर देंगे? सवाल ये है कि वो जो कुछ भी बंद कर सकते हैं, वो ऊपर के 5% पॉपुलेशन है भारत की, सिर्फ उसका बंद करते हैं, और 95% के लिए इससे कोई फर्क नहीं उठता। 5% को साला मतलब उनको नेट मिले, उनको मोबाइल ना मिले, उनकी गाड़ियां ना चले, हवाई जहाज ना चले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 50% तो बंद हो आपने जाए। पवार साहब आपने कोरोना में जोश दिलाया, अच्छी बात है। कोरोना में बंद हो गया था सारा सारा, अभी दुनिया यहाँ जिंदा रहती है हमारी देश की। चलो ठीक है, एक आइडिया है ये भी। फूल जी अपने रखो। हाँ जी सर, नमस्कार आप सभी को। एक तो सबसे पहली तो बात हमारा अपना एक चिंतन ये रहता है, जो खासकर अपना उजमा ग्रुप है, कि आज के दिन जो ये सीरीज आपने चला रखी है, हनुमान राम सर ने, वीरेश सर ने, मगनोत्रा सर ने, और भी साथ सीनियर हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ जुड़ते रहते हैं, तो कल को इस सीरीज को कंटिन्यू कौन करे? क्योंकि एक उजमा बैठक का मंथन खास ये रहता है कि हम जनरेशन नेक्स्ट पहले तैयार करते हैं। तो उसके लिए जैसे वजीर भाई साहब की आपसे बात हुई थी कार्बन क्रेडिटिंग पे, तो इन टॉपिक्स को कल को टेक ओवर करने के लिए अगले पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अपनी टीम बनानी स्टार्ट कर दी है, और काम भी शुरू हो रहा है, और हम वो कर रहे हैं। तो चीज ये रहती है हमारा चिंतन, क्योंकि ये सीरीज इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी क्रूशियल है, कि बड़े से बड़े इंटेलेक्चुअल मंच, मतलब आज इसके फीडबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोल रहा हूँ मैं, कि ऐसा सीरीज चलाना फिक्की से लेकर के किसी भी कॉरपोरेट जगत की कोई भी ऐसी कॉलेजियम बैठा हो ना, उनके भी बस की बात नहीं है। हनुमान राम सर और आप लोग जो कर रहे हो ये, तो इसका हमने चिंतन हमारा लेकिन खास ये रहता है कि एक जमाना था जब सर छोटू राम की जो लिगेसी 25 साल तक जिसने यूनाइटेड पंजाब पे अनब्रोकनली राज किया, लेकिन या तो उस आदमी को टाइम नहीं मिला, या जो भी हुआ, क्योंकि वो 62-63 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई, तो शायद उनको टाइम ही नहीं मिला, यही कह सकते हैं कि वो लिगेसी कंटिन्यू नहीं हो पाई यूं की यूं। अगर वो कंटिन्यू होती तो हमारी सिचुएशन और बेटर रहती। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि जैसे ये आप लोगों की सीरीज है, ऐसी चीजें कंटिन्यू होनी बहुत जरूरी है। तो पहला तो इनपुट ये है कि हमने इसके ऊपर अपनी टीम बनानी स्टार्ट भी कर दी है, जो आप लोगों के साथ इसका पूरा नॉलेज ट्रांसफर भी कर रही है, और आपको असिस्ट भी कर रहे हैं सारा, और खासकर कार्बन क्रेडिट वाले पॉइंट पे इसके ऊपर हम अपने इधर जरूर हरियाणा में जरूर कुछ ना कुछ बड़ा विलेज लेवल कैंपेन, जैसे अभी बात चल रही थी कि कंपनी बनाओ, तो हमारा चिंतन ये हो रहा है कार्बन क्रेडिट लेना है तो कंपनी बनाओ। तो हम
जल्दी ही एक, पहले हमारी जो रिसर्च चल रही है पूरी कार्बन क्रेडिट पे कि कंपनी कैसे बनानी है और कैसे ये जो हमने एक चीज फाइंड करी अब तक, ये फाइंड ये किया कि एक तो ये जो 6,000 रुपए देते हैं किसानों को क्या सहायता बोलते हैं इसको, किसान सम्मान निधि जो भी है, ये सारा पैसा उसी का है, कार्बन क्रेडिट का। इंडियन गवर्नमेंट इसमें एक धेला नहीं डाल रही, ये वहां से जो वर्ल्ड बैंक या जो जहां से यूएनओ से आता है उसका ही पैसा हमें इस रूप में दिया जा रहा है, और वो भी सिर्फ 6,000 रुपए साल के इस तरीके से। तो एक और दूसरी योजना है, उसका नाम मेरे ध्यान नहीं, उसके भी पैसे इसी कार्बन क्रेडिट वाले पैसे से दिए जा रहे हैं। यानी कि किसान निधि या किसान सम्मान की जितनी भी योजनाएं जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, हमारी रिसर्च में ये निकल के आया है कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट जो हमारा, आपने जैसे बताया 60-63% जो टैक्स हम दे रहे हैं उसमें से कुछ रिटर्न नहीं आ रहा, ये जो आ रहा है ये उस कार्बन क्रेडिट के हिस्से से आ रहा है। वहां पे ये दिखाया जा रहा है कि हम नीचे ग्राउंड तक दे रहे हैं, जबकि वो जो टोटल ग्राउंड पे आ रहा है, वो जो टोटल वहां से आ रहा है उसका 10% भी नहीं है। यानी 90% खुद खा रहे हैं, नीचे दिखा के वहां से सारा वहां ले रहे हैं, जो भी 1-2%। एक तो हमने ये एंडिंग करी है। दूसरी एक कंपनी वाले पॉइंट ये हुआ है कि हम एक गांव पे हम सारे कर सकते हैं, जैसे पवार सर या आप में से कोई बोल रहे थे कि 10 के 100 के 1000 करके हमें अपने अपने गांव चूज करने चाहिए और अपने लोगों के साथ बैठ के ये उनके अंदर विचार डालना चाहिए कि पूरे गांव को पूरे गांव की लैंड का जो है उसका एक कंपनी रजिस्टर करवा ली जाए, और सारे गांव के किसान में अपने के जितने भी, किसी के 10 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 20-30 जो भी हैं, वो उस हिसाब से उस कंपनी में स्टेक होल्डर बन जाए। और जब उस गांव के पूरे किले, मतलब 5,000 किलो की जमीन का एक गांव है, तो वो सारे का सारा 5,000 किलो का कार्बन क्रेडिट लिया जाए और नीचे जिसके जितने किले हैं उसके हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ऐसा एक कंपनी गांव लेवल की उसका कॉन्स्टिट्यूशन बना के ऐसी कंपनी स्थापित की जाए, और वो फिर इन सेंटर हो या स्टेट हो या जो भी जहां तक भी कनेक्शन जाना चाहिए वहां तक कनेक्शन बने, और वो पैसा सीधा गांव में एक एक घर तक पहुंचे, जो भी जिस जिसकी जहां जितनी जमीन है वहां। तो एक तो हम इस मॉडल पे काम कर रहे हैं और हम इसकी जल्दी ही एक्सपेरिमेंटेशन भी करेंगे। रिसर्च अब ये चल रही है कि जो कंपनी बनानी है, ये हमारी कंपनी बनानी वर्ड अच्छा है, लेकिन जो इतने घाघ बैठे हैं कब्जा करके, जब हम ये बात लेके जाएंगे तो उनके तो कान खड़े हो जाएंगे कि भाई इन्होंने कंपनी बनाने का पॉइंट निकाल दिया और ये एक गांव की पूरी बन गई, तो इसमें जो तुम 90% डकारते हो वो तो तुम्हारा निकलेगा हाथ से, तो इतना इजीली थोड़े ही हमें कंपनी बना देंगे। तो वो जो फिर अगला चैलेंज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि कंपनी बनाने का विचार तो आ गया, प्रोसेस भी पता लग गया, लेकिन ये ऊपर वाले इसको अलाउ करेंगे? और खासकर जो ये सहकारी समितियां आ चुकी हैं सो कॉल्ड अमित शाह की, उसके बाद इस सिस्टम में इन चीजों को आने देंगे? तो अब अगला हमारा स्टेप इस पे जाने वाला है। और यहाँ पे भी जो बुद्धिजीवी आप में जितने भी बैठे हैं वो भी अपने अपने स्टेट में, अपने अपने गांव में ये चीजें आप लोग भी अभी से इसको तैयार करना शुरू कर दीजिए। और एक ये ऐसा फाइनेंशियल मैटर है जिसपे ना जाति बीच में आएगी ना कोई वर्ण बीच में आएगा, क्योंकि जिसकी भी जमीन होगी चाहे कोई सी भी जाति का है, हर किसी को जब दिखेगा भाई इसमें पैसा आने वाला है तेरा, तो वो मेरे ख्याल से रेयरली ही, मैं कहता हूँ 90% तो ना करेंगे ही नहीं। कोई 10% ना करेंगे तो वो भी कोई अमित शाह का चेला होगा, आरएसएस का चेला होगा, इस टाइप का ही ना करेगा, नहीं तो कोई ना करेगा नहीं। तो कहने का मतलब ये मॉडल हम तैयार करने वाले हैं और इसका काम चला हुआ है। रही बात यहाँ यूरोप की या ये कंपैरिजन करने की, जो अभी मकनोत्तर सर ने भी ध्यान दिलाया कि जो अंग्रेजों का मॉडल था वही मॉडल यूं का यूं हमारे जो ये लोग हैं, ये शायद मान सर ने इस पे पॉइंट डाला था। ये इसीलिए हमारा मंथन जो रहता है उसमें बैठक का, कि जो 4 टाइप की पॉलिटिक्स होती है, रिलीजियस पॉलिटिक्स, सोशल पॉलिटिक्स, इकोनॉमिकल पॉलिटिक्स और पावर पॉलिटिक्स, इन चारों का कॉम्बिनेशन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके समाज का जो मथन बनता है ना, वो आपकी रिलीजियस और सोशल पॉलिटिक्स से बनता है। अब यहाँ पे ये लोग, जो आज इंडिया में हो रहा है अभी, यहाँ पे 15वीं शताब्दी में जब ब्लैक प्लेग की क्रांति हुई या फिर 18वीं में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उस टाइम पे जो ये चर्च के रूप होते थे, उनसे मुक्ति पा चुके ये लोग। हमारे वाले जो हैं इस मुक्ति में अभी तक, आर्य समाज वाला जो तबका था वो लगता था कि ये इनसे आजाद है,
लेकिन आर्य समाज के अंदर इतनी डूबा पता नहीं कैसे, मतलब मूर्ति पूजा नहीं करने का कंसेप्ट है और उसके ऊपर सारे की एंट्री होगी, वो भी उनकी जो मूर्ति पूजा करते हैं, और हमारे वाले उसका विरोध करते हैं, चुपचाप बैठे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर क्या बात है, कहने का मतलब ये है कि 1875 में जब आर्य समाज आता है, उस टाइम पे जो हमारी बौद्धिक क्षमता थी हमारे बूढ़ों की, वो वाली जो क्षमता थी वो टैकल करती थी, और वो ये रिप्रेजेंट करती थी कि जो यूरोपियन क्रांति थी वो हमने कभी उसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी जीती हुई है। क्योंकि वहां पे जो धर्म वाला है उसको भी समझ में आ गया था कि बैलेंस रहना पड़ेगा, ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं तो इनका मूर्ति पूजा का नहीं करने का सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन अब जो ये सत्ता आई है या जो ये सिस्टम आया पिछले 10 साल से, ये उसको रोकने पे लगा हुआ है। और ये को सारे सिस्टम को खासकर इस तबके के लिए, वैसे तो पूरे इंडिया में तो वो कभी से ही चल रहा है, ये वहां तो अभी तक मुक्ति है ही नहीं, लेकिन इनकी मुक्ति थी पहले, लेकिन अब ये भी उसमें डाल लिए गए हैं। अगर ये जल्दी से इसके ऊपर आकर के अपने समाज को सही से नहीं संभालते हैं तो ये सिचुएशन जो यूरोप में कभी 15वीं शताब्दी से पहले चर्च की रूल वाली थी वो यहाँ होने वाली है। और फिर वो इतनी बड़ी लड़ाई होगी, और इतनी बड़ी लड़ाई यहाँ पे जितनी मुश्किल है, कारण उसका एक है क्योंकि इस थ्योरी में जो सो कॉल्ड वर्णवाद की थ्योरी है, ये रिप्रेशन बेस्ड थ्योरी है। मैंने तो बालकपन में यही पढ़ा है कि जो आर्य समाज तो लोग थे, या खासकर जिनके लिए वो आर्य समाज के 11वें समूलास के सत्याप्रकाश लिखा गया है कि जाट जी जैसी सारी दुनिया हो जाए तो पंडे पुजारी भूखे मर जाएं, मुझे नहीं पता क्यों लिखी गई वो, लेकिन वो लिखी गई है, एक ब्राह्मण ने लिखी है। वो ब्राह्मण जिसने किसी राजपूत या किसी बणिये या किसी और के लिए ऐसी कोई लाइन लिखी ही नहीं है, इतनी डिपेंडेंसी दिखा के कि हम तो तुम पे इस लेवल तक डिपेंड है भाई, अगर तुम ऐसे बन तो हम तो भूखे मर जाएंगे। तो वो जो चीज है, वो जो डिपेंडेंसी जहां पे मोमेंट था आपके बूढ़ों की बौद्धिक का के खूटे का बंधता था, ये कह के बनता था कि हम मर जाएंगे। तो आप अपनी कौन सी नीतियों से वहां से आकर आज ऐसी हालत में आए हो कि आज आप धर्म के खूटे बंधे फिरते हो। हमारे बूढ़ों का यही कहना होता था कि भैया धर्म ऐसी चीज है, या तो अपने खूटे बांध लो या उसके खूटे बंध जाओ। ये जो समाज है, ये समाज खासकर इस पे चिंतन करने की जरूरत है। बूढ़ों के यहाँ आके धर्म खूटे बनता था और तुम उसके बिल्कुल जाके बनते घूम रहे हो। ये सब इस बात के चाहिए समाज को खास तौर से, या को भी, और तभी जाकर के इसका निपटारा होगा। यूरोप में ये चीजें क्यों हो रही हैं कि अपने हक के लिए खड़े हो पाते कि इनका जो रिलीजियस सोशल पॉलिटिक्स है उनको लिमिट में रखा जा चुका है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भंडारे या जागरण लगाने के लिए बैठती हैं, जो करो रोड पे नहीं आओगे। तो ये जो इन्होंने हमारे यहाँ समाज के तहत वो चीज दिखती थी, वो अब एक खुली हुई भैंस की तरह हो चुकी है, जो हर खूटा पड़ाए घूम रही है और हर किसी को जाकर के तंग कर रही है। वो बड़ा काम हो रखा है और इसमें गलतियां हमारी हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि वो जो बूढ़े 1825 के वो हमारी अपेक्षा ज्ञान के भी कम पढ़े लिखे थे, हमारी अपेक्षा ग्रामीण थे, हम के दिन शहरी भी ज्यादा हैं, एजुकेटेड भी सो कॉल्ड ज्यादा हैं, लेकिन बौद्धिक क्षमता प्रूव करती है कि वो हमसे मजबूत है। हम कारण यही कि वो धर्म उनके खुट्टे आगे बंधा और हम धर्म के खुट्टे बंधे हुए हैं। जी मैं इंटरवेन करके दो सवाल आपके सामने कहना चाहूंगा। मैं इसको इसी ट्रैक पे लाना चाहता हूँ, फिर इन्हीं बातों को धर्मेंद्र जी के पास जाऊंगा। एक तो धन्यवाद कि आप लोग काम कर रहे हैं, इस दिशा में बढ़ रहे हैं, उसके लिए मेरा तहे दिल से धन्यवाद है। लेकिन मैं उसमें अपने सुझाव देना चाहता हूँ कि एक तो इन लोगों ने मार्केट का ढांचा जो है वो पैक्स के मार्फत कब्जे करने का कंसेप्ट लाए हैं। मार्केट एक ऐसी बला है जहां इनविजिबल हैंड होंगे, यानी किसी को कोई धक्का मुक्की करेगा और वो जीतेगा, वो नफा कमाएगा। इनविजिबल हैंड का कंट्रोल इनडायरेक्टली रिमोट से सरकार के पास होगा। वो इनविजिबल हैंड होगा, वो आपके किसान को धक्का देके साइड में पैक्स में जो है वो कर देगा। ये तो एक व्यवस्था हुई। इसके अंदर ये थ्योरी वो पुरानी रटी रटाई थ्योरी है कि ये ट्रिंकल डाउन थ्योरी होगी, इनके पास भी आ जाए। अरे हमारे पास तो हमारा हक चाहिए कि ट्रिंकल डाउन हम नहीं समझते। हम तो चाहते हैं कि जो धन इकट्ठा हुआ उसमें हम, इसलिए हमारा ये कंसेप्ट आया। एक तो सवाल ये है कि ये मार्केट की फाइट के बिना मार्केट को कोलैप्स कैसे दे दें, डिस्क्रेज कैसे करें, मार्केट को कैसे अपनी आप मतलब इस तरीके से करें तो इनविजिबल है मौका न पड़े और उसके मौका लगा दूं। जब ये मार्केट का फंडा हम नहीं समझ पाएंगे तब तक हमारा
ये वो पैक्स, पहले ये कंपनी के मार्फत घुसे, अभी पैक्स के मार्फत गांवों में घुसे, पहला सवाल। दूसरा, जो लैंड वाइज आपने बात कही ना, उसके अंदर एक मेरा वीडियो टोकनाइजेशन, एक बिच्छू इन्होंने टोकनाइजेशन पे भी किया, हुआ नहीं है। जो आधार बनाया उस आदमी ने ये फंडा किया कि यार इनके पास जमीनें पड़ी, ले लो ना, इनको टोकन दे दो, जरूरत पड़ेगी तो काम आता है, बैंक की लिक्विडिटी है, ये आराम से जिएंगे, मस्ती हो जाए। हमें इनको, इनके सारे से जीने का एक माइंडसेट जो है ना, कि ये करेंगे, ये करेंगे तो हम भी चले जाएंगे, उसमें हमें फायदा होगा करके कुछ भी कह दो हमें। हमारा माइंडसेट टिपिकल है, माइंडसेट के ऊपर भी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। ये दो सवाल के जमीन के अंदर टोकनाइजेशन की बिच्छू छोड़ा जो, और मार्केट का ढांचा कॉर्पोरेट के मार्फत नहीं, कोऑपरेटिव के मार्फत लाके गांव में रोप रहे हैं, और वहां पे उनके नियुक्ता हैं जो आरएसएस के और वैसे लोग जो इनके चयन से हो और इनके खुद के हो। अब ऐसी परिस्थिति में हम गांव को किस तरीके से टैक्स से मुक्त कराएं, जी ने कहा हम करें, मैं बहुत कोशिश नहीं बेटा मेरे से, हफ्ते से भी पे अपनी टिप्पणी देखो, फिर धर्मेंद्र जी के पास जाता हूँ कि मार्केट फोर्सेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सामने भी यही सवाल है, ब्रांडिंग और उसका मार्केटिंग और डीमार्केटिंग का। हमारा जो हम जब कि जो ये किसान आंदोलन जहाँ 13 महीने हुआ, ये वो लैंड है जो इंडिया में दो टाइप की जिम्मेदारी है, एक सामंती और एक उदारवादी जिम्मेदारी। और जो उदारवादी जिम्मेदारी है वो एथिकल कैपिटलिज्म पे बेस्ड है, लेकिन हमारे पास इसकी एक एब्सेंस रही इस ब्रांडिंग को प्रॉपरली एज इट इज प्रमोट करने की। जबकि हमारी जो अप्रोच थी बूढ़ों की, वो खेत में ही अपने जो उसके आर्टिस्ट कम्युनिटीज होती थी जो उसको सप्लाई करती थी, एग्री इक्विपमेंट सप्लाई करती थी या होम सर्विसेज सप्लाई करती थी, जैसे कुम्हार, लोहार, आप भविष्य जैसी बात सुन तो लो। तो बात क्या है सर कि वो एक ब्रांडिंग जो होती है वो विंग हमारी हमेशा एब्सेंस रही है, वो वापस खड़ी करनी पड़ेगी। ये समझाने के लिए अब बात सुनो, अगर मेरी अपनी ब्रांडिंग विंग होती तो मैं उसको समाज को मेरा एथिकल कैपिटलिज्म का मॉडल बता के बोलता। लेकिन जिन्होंने जो ये सो कॉल्ड ग्रुप है जो आज के दिन हावी है या कभी भी जो भी जिसको हम अनएथिकल वाला बोलते हैं, सामंती बोलते हैं, इसने उसको कैसे दिखाया, अरे ये तो जाट भोड़े हैं, देखो कैसे अनाज बांट रहे हैं। मतलब जाट अनाज के ढेर पे जब उसने खेत खलिहान में अनाज निकाल लिया तो वो वहां पे नाई का भी था हिस्सा, उसका कुम्हार का भी वहीं दे रहा है, और उसके बाद घर लेके जा रहा है। जबकि शांति में क्या है भाई, है मर्जी है, दूंगा भाग यहाँ से, रोटी पे काम करो। ये वो वाले मोड़ वाले लोग हैं जो आपको रोटी पे काम करना चाहते हैं। आप वाले बूढ़े थे जो आपका जितना हिस्सा बनता था देने के बाद कुछ बचता था तो घर लेके जाते थे। अब उसको मैं ब्रांड करने वाला होता उस टाइम, या आज भी हूं, मैं आज तो कह रहा हूं, मैं उसको बोलता ये एथिकल मॉडल है। मेरा करार मेरे लोहार के साथ जो मेरे को एग्रीकल्चर इक्विपमेंट देता है, इतने मन का है तो मैंने वो दे के ही मेरा घर लेके गया हूं। लेकिन उसको इन्होंने कैसे प्रमोट करवा दिया, और उसी वर्ड को हम उड़ाते भोड़ेपन में। हम तो जाट भोड़े होते, भोड़े नहीं होते। तुम्हारे बूढ़े प्रोफेशनली बड़े ऑनेस्ट और सिंसियर थे। उसको एथिकल कैपिटलिज्म बोलो, तुम भोड़ा मत बोलो कि तो बांट रहे हैं, ऐसे ही बांट रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं शूद्रों को, क्योंकि इनके लिए यही तो शूद्र कैटेगरी है सारी। नाई, लुहार, कुमार, चमार, ये सारे शूद्र इनके लिए, तो इनके लिए ये इनको ऐसे दे ही नहीं सकते, और आपके बूढ़े देते थे। तो वो ब्रांडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और वही हम करने वाले हैं और वही हम कर रहे हैं। वो ब्रांडिंग में पहले अपनी असेसमेंट तो कर लो, अपनी स्टैंडिंग जहां होनी चाहिए वहां देखो ना। हम एथिकल कैपिटलिज्म वाले जाट को भोड़ा बोल कौन दे? जाट अपने डोले की 5 इंच जमीन कौन दे किसी ने? भोड़ा हो जाएगा वो। लेकिन जब प्रोफेशनलिज्म की बात आती है तब वो भोड़ा नहीं है, वो एथिकल प्रोफेशनल है वहां पे वो। जबकि उसको प्रमोट ये किया गया उसकी ब्रांडिंग को डिमोट करने के लिए कि नहीं तो भोड़े हैं, इन्हें बेरा कौन क्या है, बांट दे सकते हैं। ये ऐसे पॉइंट है सर जो समाज के अंदर लेके जाने की भी जरूरत है। और जो ये सिस्टम आप बोल रहे हो, ये सिस्टम तब तक एज इट इज ही रहने वाला है जब तक हम अपनी ही इन चीजों को वापस असेसमेंट में लेके ठीक नहीं करते। थैंक यू। चलो ठीक बात है कि कुल मिलाकर के वो मैं भी सामाजिक सहकार की जो बात करता हूँ वही है, लेकिन आज की दुनिया
जो है टोटल की टोटल पैसे के पीछे भागने वाली दुनिया तो नहीं, अब एक पॉइंट याद आ गया, मैं एक और पॉइंट ऐड कर दूं। ये बात करते हैं समता मूलक समाज की, ये बात करते हैं कि सहकार की। अरे भाई, अगर तुम समता मूलक समाज में लोहारू, इधर रियासत अपने हरियाणा में लोहारू में जब वहां शुरान खाप पड़ती है, शुरान खाप ने वहां के जो नवाब थे उनको जब मार पीट के वहां से मतलब हराया, तो वहां पे बणियों की जमीनें होती थी। बणिये वहां से डर के भाग गए, जमीनें सुन्नी छोड़ गए तो उनके ऊपर जाटों ने खेती कर ली। आज उन बणियों ने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में केस कर रखे हैं कि जाटों ने हमारी जमीन कब्जा रखी है। कब्जा क्यों रखी है भाई? हमारे लठ मार के भगा के कब्जाई थी, सुन्नी छोड़ गए थे, सुन्नी छोड़ी जमीन पे कोई करो। दूसरा एग्जाम्पल और, राजस्थान में बतेरी जमीन है जो हायर टैक्स जब अंग्रेजों ने लगाए तो इनसे टैक्स नहीं पुगे बणियों से, और जाट टैक्स इसलिए पुगा पाया क्योंकि वो खुद खेती करता था, और वो जो सुन्नी जमीन होती थी वो जाटों ने जहां लगी भाई ले ला ली, करा ली। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें हमारी जमीनें वापिस दो। भैया, समता मूलक समाज की बात तो है अगर, तो सीधी सी बात है, जब तुमसे खेती बन ही नहीं रही है, हमारे लिए बात क्यों कही जाती है कि जमीन हमारे लिए माँ होती है, इनके लिए माँ नहीं होती। इनके लिए टैक्स ठीक लगा तो ठीक है भैया, चल रही है, नहीं तो छोड़ के भाग गए। तो आरू के नवाब ने वहां पे इनको मारा पीटा तो ये भाग गए, जाट थे वो अड़ गए, जाटों ने नवाबी पीट दिया। तो कहने का मतलब ये है, तो जो जब तुमने दुकानें खोली, जब तुम व्यापार खोली, तो वहीं रहो ना, तुम दोबारा खेती में क्यों आ रहे हो? ये डेफिनेशन इन क्यों आ रहे हो? रानी कोई है, कल को जब वो व्यापारी बना, दुकानदार बना, तो अब रहे ना वहां पे, क्यों खेतों में हमारे को तंग कर रहा भाई? तेरे बूढ़े चलो तू हमें तंग करने आ रहा है? समझा तो यही हुई ना। हाँ, अब आ गई सर। अपनी आपने कौन से ये हमें क्या कहना चाहेंगे? हनुमान जी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। एक्चुअल में क्या है कि सब लोग बहुत ही पॉजिटिव है, और जैसे फूल जी ने बहुत जानदार बात रखी, कुमार साहब ने बहुत शानदार रखी, उससे पहले मैं जुड़ नहीं पाया था तो कम जानकारी है। फूल जी का थोड़ा कंपनी बनाने वाला जो मामला था उसको मैं क्लियर कर दूं। कंपनी बनाना बहुत सरल है। आप प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हैं, लिमिटेड बना सकते हैं, उसमें सिर्फ आदमियों की है 2 और 3 बस, और कुछ ही नहीं है, किसी को कोई लेना देना नहीं। आप कंपनी बनाओ, काम करो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि भाई आप आराम से कंपनी बना सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी। ये आपके फायदे की बात है। दूसरा, हमने न तो अपनी वैल्यू पहले निर्धारित कर सकते थे, न आज हमारे, न तो हमारी और न हमारे माल की। बहुत गंभीर बात है, हम हमारी वैल्यू निर्धारित करने में असक्षम है। और असक्षम क्यों है? ये हमारी गलती नहीं है, ये आदि अनादि काल से जो हमारे पे जो सिस्टम थोपा गया है, चाहे जमीन की, अभी जैसे लोहारू की बात इन्होंने करी कि वो भागे और हम यहाँ टिक गए, इसलिए हमारी जमीन हो गई, और हमने जो कुछ पाया है वो हमने हमारी मेहनत से पाया है। मगर इसके बावजूद भी आज कोई भी कंपनी है, मान लीजिए कंपनी की बात जब चल रही है, तो कंपनी की एक वैल्यू होती है, वो जब सेल करना चाहे या चाहे वो अपना आईपीओ जारी करना चाहे तो उसकी रेट वो जारी करता है, मेरी कंपनी की ये वैल्यू है। मगर आज किसान के पास में ऐसे अधिकार कोई भी नहीं है कि वो अपनी जमीन की रेट तय कर सकता कि नहीं ये मेरी जमीन है जिसकी ये रेट है, नहीं, वो खरीदने वाला तय करता है। अभी भी यही हो रहा है। दूसरा, फसल का तो है ही, जिसकी कोई वैल्यू है ही, और वो जहां तक खुद की बात आ गई तो खुद की भी क्या वैल्यू है आज वर्तमान में। आज हाँ, आभासीय लोकतंत्र है, वास्तविक लोकतंत्र नहीं है, मगर इस आभासीय लोकतंत्र में भी आज वैल्यू देखी जाए तो वोट की, प्रधानमंत्री भी आपके वोट के बिना नहीं बन सकता। भाई वो आपके पास बार बार क्यों आता है? इसीलिए आता है कि आपके एक वोट की वैल्यू आपके प्रधानमंत्री से ज्यादा है। अगर आंकड़े की बात है, हम आंक नहीं पा रहे, यहाँ वैल्यूएशन का मामला है पूरा का पूरा। मैं थोड़ा कंट्रोल करूंगा, वैल्यूएशन क्यों नहीं? वैल्यूएशन इसलिए नहीं है कि सरकार का ये है कि जमीन आपकी है ही नहीं, आपने लेबर काम किया, तो जो आपने किया ना, कंपनी वाले ने हिसाब से लोग कैसे भी किया हो, आपके पास जमीन है। जी ने बात कही है, हरियाणा का क्या कंसेप्ट है कि उनके खाते में राज्यों का ध्यान पहले
यूपी का चरण सिंह करके गया, तमिलनाडु का है, पंजाब का है, पंजाब में तो होगा शायद, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी जमीन नहीं है, सरकार की जमीन है, उसमें आप काश्तकार है, आप हमारे रिपोर्ट देख लो। अब यदि आप वहाँ है ही, तो है ही नहीं, कौन होते हो उसका एमएससी या निर्णय, इन्होंने ऐसे कर रहे हैं कि हमारे पास में कोई है, हमने लड़ाई नहीं, हमारे बात की सही है, हम समझ ही नहीं पाए। ये नहीं है, ये शादी से हमारे साथ सारे रुके हुए, कुछ नहीं मिला हमें, बैंक को साइड में कर दिया, जमीन से साइड में कर दिया, ये सारी। हाँ, विदेश की कोई क्या धर्मेंद्र जी की बात को जवाब लेने बात को करो, और किसी के तो आप धर्मेंद्र जी कोई से संबंधित हो सवाल हो तो आप मेरे से हो तो फिर बाद में करना, मैंने ये सवाल डाल दिया। हाँ धर्मेंद्र जी बोलो। हनुमान जी, एक्चुअली बात यह है कि जैसे आपने ये नियम तो जैसे हम यहाँ पे काश्तकार है, बिल्कुल फैक्ट है। जहां तक मुझे हरियाणा की बात, हरियाणा में हमसे ज्यादा अधिकार है किसानों को। और गुजरात में जब ये मोदी इसमें मुख्यमंत्री था तो उस वक्त ये कर दिया, वहां पे कब्जेदार है। काश्तकार क्या हो गया, पहले खातेदार हुआ करता था, फिर काश्तकार हो गया, और अभी गुजरात की वर्तमान पोजीशन के अंदर वहां कब्जेदार है। कब्जेदार का मतलब होता है कि भाई आपका नाजायज कब्जा है, कब्जा कभी भी छुड़वाया जा सकता है। ठीक है, मैं समझ रहा हूं, मगर ये अभी तक भी आपके पास में बहुत कुछ है। और कंपनियों की बात करेंगे ना, तो जितनी लिमिटेशन कंपनियों पे है ना, नॉर्म्स के आधार पे, कानूनी आधार पे तो कंपनियों में लिमिटेशन बहुत ज्यादा है, हमारे पे कम है। फिर भी क्योंकि वो जो सिस्टम जो ऊपर बैठा है वो उनका है, उनके बाप का है वो, इसलिए वो मनमर्जी से सब कुछ करते हैं। बात यहाँ आती है, तो जब तक सिस्टम आपका नहीं होगा, आप हाथ पैर मारते रहेंगे। हम देखो, हमारे वाले पूर्वज पहले क्या करते थे, भले ही वो कमजोर थे, कुछ भी कह दो, पढ़े लिखे कम थे, मगर वो भागते भूत की लंगोट में हाथ नहीं डालते थे। वो कहते थे भूत की चोटी पकड़ो, मतलब भूत को काबू में रखो। मैं दूसरों की कह नहीं सकता, किसानों की, जाटों की तो हमने बडेरों से यही सुनी है। बोले भाई जो भूत की चोटी हाथ में रखो, ये कहावत होते थे। अभी क्या, अभी हम जो सारा सिस्टम है हमारा एक ही देह है, भागते भूत की लंगोट पकड़ लो, मतलब जो कुछ भी मिले वो। तो इसमें क्या सफलता बहुत कम मिलती है हमें। सॉरी, धन्यवाद। चलो ठीक है। हाँ विदेश आप कह रहे थे, अपनी बात को दो, फिर बाकी साथियों को ले लेता हूँ। जी, मैं जो कहना चाहता हूँ, आप सब लोगों के लिए सुनने की, हालांकि ये मेरा इमेच्योर वो है, अभी ये अंडर प्रोसेस है, लेकिन मैं इसे डिस्क्लोज करना जरूरी समझ रहा हूँ। आप सबको मैंने बताया था कि मैंने आसाम में अपना एक एंटरप्रेन्योर शुरू किया। मैं इसे ठेकेदारी नहीं कहता, ना इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहता, मैं इसे एंटरप्रेन्योर कहता हूँ। और क्यों कहता हूँ कि मैंने ये अपनी पुत्रवधू के नाम से शुरू किया है। पुत्रवधू के नाम से मैंने कंपनी बनाई, कंपनी को नाम दिया, और उस कंपनी का मैंने पैक्ट किया है शुगर फैक्ट्री से। शुगर फैक्ट्री ने किसानों से लैंड लेके मुझे लैंड प्रोवाइड कराई, मुझे प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें फेंसिंग, जिसमें बिजली का कनेक्शन और कुछ इम्प्लीमेंट्स और कुछ और फैसिलिटी उसने मुझे प्रोवाइड कराई। बाकी मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी मेरा जो गन्ने के लेके ज्ञान है वो मैंने अपना सर्जित करना शुरू करा। और ये पूरा एक प्रोजेक्ट बना के इसको मैंने पेपर पे कि भाई ऐसे ऐसे, मैंने आसाम जैसी स्टेट में जहाँ गन्ना ट्रेडिशनल क्रॉप नहीं है और जहाँ जॉब नहीं है, लोग बाहर पलायन कर रहे हैं विवश होकर के, वहाँ यही मैंने ये सब पेपर किया है, पूरा प्रोजेक्ट लिखा है गवर्नमेंट के लिए। ये मेरा 14 तारीख को सबमिट भी हो गया, 14 अक्टूबर को। मैंने गवर्नमेंट से बताया कि भाई मेरे पास ज्ञान है, और उस ज्ञान को मैंने मुजफ्फरनगर से ले जाके, जो कि गुड़ की बेल्ट है और जो कि गन्ने की बेल्ट है, वहाँ से मैं ज्ञान को ले आसाम में गया, जहाँ मुझे जमीन पर अवेलेबल थी और जहाँ मुझे थोड़ा टाइम मेरे पास 8 मिनट बच रहे हैं, मैं आपकी बात को समझ गया। मैं इसको पूरा कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ। तो कहने मतलब नहीं, हम लोग इस तरीके के प्रोजेक्ट शुरू करते, कंपनी बना के, और कोई
मुझके नहीं है, ये कंपनी टू कंपनी वीरेश जी, हम आसाम नहीं जाना चाहते, हम तो उस गांव को सक्सेस करने के आप गांव में कर सकते हैं ना, मैं तो आपको गांव इतना कागज पर बनाना चाहते हैं। उनकी पहला निवेदन ये कि ये जो ये बहुत कम लोग कर सकते हैं, जो है इतनी ताकत डाल दें, इतनी ताकत डाल दें। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, हम गाँव को सशक्त करना, इतना सशक्त करना चाहते हैं कि वहां बेटा आदमी अपने से, जैसे वो पुराना गाँव की एक कंसेप्ट थी, उसके लाइन ऑफ एक्शन पे हम चाहते हैं तो वहाँ जो उस में हम अपना करें और उसको बताएं, तो इनविजिबल हैंड है वो फाइट है, तो गाँव में इनविजिबल हैंड उनको पहचाने कि भैया हैंड को दिखा हमें लगेगा तो उसकी मांग जी भले आपको जी पूर्णिया है हमारे साथ हैं और हाँ मलिक साहब माइक खोलिए। कभी उजमा में आप लोग मुलाकात होती रहती है। मलिक साहब बात आ रही है आपको? मैं क्या टेक्निकल रामदेव जी पूनिया आपको मात्रा युवा साथियों, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी बात का समर्थन कर रहा हूँ। गांव को हम जब तक मजबूत नहीं बनाएंगे जब तक आगे नहीं आएगी, क्योंकि आगे मॉडल के सामने करना पड़ेगा, तब विश्वास अपने और विश्वास करने के लिए थोड़ा जरूर करनी पड़ेगी। लेकिन गांव में जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको साथ लेते हुए, उनके विचारों को सम्मिलित करते हुए निश्चित रूप से इस मॉडल की ओर बढ़ सकते हैं और एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकते हैं। धन्यवाद। रामनारायण जी आपको जी सर, आपकी बिल्कुल बड़ी सार्थक भी रही और बात घूम फिर के कहीं आगे गाँव सशक्त तब तक हम जो है आगे नहीं बढ़ेंगे। ये इस बात का निचोड़ वाकई किसानों को, जैसे कि अभी बहुत बड़ा निर्णय आई, जैसे धर्मन जी ने भी बोला कि वोट ही नहीं, वाकई ये हमको समझ आ गया। हमारे जो है वो सिंह भाई साहब ने भी बढ़िया बातें कही है आज, कभी हमको कार्बन क्रेडिट का पैसा है किसानों को तो ये तो हम एक कदम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अपनी माइंड और जो मेन प्रश्न है वो तो वो चलाते जा रहे हैं, हम प्रश्न की सॉल्यूशन भी आ रहे हैं, यानी हम हमारे प्रश्न के सॉल्यूशन और भी आ रहे। तो ये बहुत आज बड़े निकल के आई है, बहुत अच्छी लगी है। और इसके लिए जैसे मैं अब जब कोई किसान मजदूर तो कई यही होता है कि जैसे किसान मजदूर जो रिलेशन रखना पड़ेगा तो हम कंपनी अपनाए। बैंक में जब भी जाता मजदूर जाता तो बैंक बिल्कुल जैसे सरकार दो बीच में जो गैप रखी है वो बैंक में भी है, संस्थानों में भी है। ऐसा नहीं सरकार दो ढांचे बना दिया तो बैंक में भी गाँव जब जाते हैं तो उसको भाषा में करते हैं, उनको से बात करते हैं, उनको भी नहीं ये फैक्ट उसको चाय पानी पिलाता है। ये जो चीज के आई है तो किसान गाँव में एक पूरी एक कंपनी बना सिंह जी ने बताया। हम अब जो फोकस करेंगे पूरे गाँव की 10 किलो बीघा 20 बीघा है सब मिलके बनाएंगे, उसके हम जो है इसको आमले जमा पाएंगे। ये इसका सहार भी है, होना भी पड़ेगा इसको। जिसको हम शुभकामनाएं भी देंगे, सहयोग भी देंगे और अच्छा भी कम से कम ला के जानकार कानूनों का वकीलों अपना लोगों में वैज्ञानिक इनके और समाज उनसे हम पूरा और मीटिंग करके
करने की करेंगे। अब मेरे पास में 2 मिनट है, कोई सम अप है। रूपचंद जी कोई बात है आपको जोड़ दी बोल दी किसी छात्र को 1 मिनट अपनी बात को रिकॉर्ड हो नहीं है उसका। हाँ अभी हम एक क्या कि बोलिए आप? हाँ हाँ 1 मिनट में। हाँ ऐसा मिल दिया मैंने आपको कि अगर किसान अपनी लैंड को पूलिंग करके कंपनी बनाते हैं लैंड की, तो लैंड की ओनरशिप हो जाएगी कंपनी को। हाँ, वो तो सब वकीलों का जमावड़ा, इसलिए मैंने कहा कुलदीप को वकीलों का पूरा कंपनी वही मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। हाँ उसमें किसान की ओनरशिप जो है वो डिलीट हो जाएगी, जैसे एक समय के सभी तमिलनाडु वाला वो अपना शहर वो आंध्र प्रदेश का। तो दूसरा जो है जहाँ पे वो आपने हमने डिस्कस किया था पहले, टोकनाइजेशन ऑफ लैंड, ठीक है आपकी बात आ गई। अब 1 मिनट ही है, कुल मिलाकर के हमें सावधानी से अपनी टिप्पणी दे। जी कंसर्न है कि कंपनी अगर बनाएंगी तो लैंड है फिर वो कंपनी जाएगी। तो मैं मखनौता सर से ही इस पे क्रॉस वेरिफिकेशन चाहूंगा कि उसमें स्टेक होल्डर वाला मॉडल रहेगा ना सर, कि भैया अगर मान लो टोटल गांव की जमीन है 5,000 किले, उसमें मान लो मेरे 10 किले हैं, तो उस 5,000 की रेशो में जितने भी वो 10 का जो भी परसेंट बनेगा वो फॉरएवर मेरा ही रहेगा ना। उसको मैं कभी भी निकाल सकूंगा अगर मुझे ये लगेगा कि यहाँ पे मुझे कुछ खतरा है। ये बात भी ठीक है। बाकी देखो फूल जी, एक बात और है, मैं वो रोड हूँ आपको 1 मिनट। ये कितने पड़ेंगे लिक्विडेशन में डालने के लिए कंपनी को, ऑडिट के करके इनको ऐसे करके, तो हमें वकील अच्छा करके सही कदम की तरफ जाएगी तभी काम। इसलिए इसको बड़ा सावधानी से हो मॉडल करेंगे तो 1 ही मिनट बच रहा नहीं। हाँ बोलिए। हडमान की कंपनी के तहत यदि आप प्रोग्राम करते हैं तो ये कुछ करते हैं। दूसरी बात है, आप जरूरी नहीं है कि आप लैंड को कंपनी के नाम करो, जो बाकी जो रिसोर्स है ना, जैसे फसल ये दूध वगैरह हो गया, बड़े वकीलों से कंसर्न मैं एक मिनट धर्मेंद्र जी वाले में इनपुट दूंगा कि जब इनको एक संस्था को या कंपनी को फंसना है तो ये फंसा ही लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देता हूँ, अपने यहाँ हरियाणा में जाट एजुकेशन सोसाइटी है हर सिटी में, मतलब क्षेत्र में पानीपत में उससे 2 साल से सरकार है ना पैसा, तब से 5-6 साल तक उन संस्थाओं की इलेक्शन नहीं होने दिए इन्होंने कि अगली संस्था की टीम बन जाए और वो है, लेकिन ये काम साथ में होगा। बढ़ा दिए, बड़ी मुश्किल से उनको छुड़वा रहे हैं कब्जे। बिल्कुल ठीक है, आज का समय अपना पूरा हुआ। अगले किसी विशेष टॉपिक को लेके अपने मिलेंगे और एक चिंता है हम एक दिशा तो पकड़ रहे हैं। रूपचंद जी, आप सागरदारा जी से थोड़ा करके एक मीटिंग इनकी वर्ती करा दो करते कि वैज्ञानिक तथ्य जिज्ञासा जो है गवर्नमेंट कहाँ रही है, क्यों करा रहे, तो इंडिया गवर्नमेंट से फाइट करे पहले तो वो सारी बातें आप इसको लाना। ठीक है, कह दो रिकॉर्डिंग तो शायद बंद हो जाएगी। जो सागरदारा के साथ बात कर रहे थे आप, इस बारे 2 घंटे पहले जरूर बता दीजिएगा, ताकि जो अपने उर्मा ग्रुप में जो साथी कार्बन क्रेडिट पे काम कर रहे हैं ना कंपनी वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम तो सारा मंथन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो अपने पॉइंट के साथ और अपनी रिसर्च के साथ जो जो उनकी क्वेरीज है वो उनको भी टाइम मिल जाए एडवांस में अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करने का। थैंक यू। बिल्कुल। हाँ धर्मेंद्र जी, आप भी कह दो, हो गया टाइम तो अपना 1 मिनट में अपनी बात को कह दो। चलो ठीक है, थैंक यू आप सबके जुड़ने का। मैंने जैसे फूल जी ने बात की ना
ये जो एजुकेशन सोसाइटी वाली, तो मैंने पहले ये कहा था कि भाई नॉर्म्स जो है, कानून तो कंपनियों पे बहुत ज्यादा है, हमारे किसानों पे कम है। किसानों को पकड़ने वाला मगर मानसिकता का फर्क है। वकीलों को धन्यवाद जी आप सबका, थैंक यू फॉर